तो आज की वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे वर्ल्ड कप में खेले गए नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश और श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस को। And then react करेंगे on 6 unpopular football opinions in the ongoing season, including the likes of Ronaldo, Messi, Hazard and Manchester City. So let's begin. तो लेट्स गो भाई, काफ़ी चीज़ें हैं इस बार बात करने को। अगेन वर्ल्ड कप इज़ इन फुल फ्लो राइट नाउ। इंडिया का मैच नहीं हुआ अभी, बट जितने मैचेस हुए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए थे। आई थिंक कि एक और हमें थोड़ा क्लोज मैच देखने को मिला। अभी तक हम सोच रहे थे कि सारे एकदम वन साइडेड मैच देखने को मिले, बट एक फाइनली क्लोज मैच देखने को मिला। पहला वेल एंड ट्रूली क्लोज मैच था वो फाइनली पाकिस्तान और श्रीलंका में हमें देखने को मिला, राइट। बट जो बाकी दोनों मैचेस थे वो फिर से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को खेलने हैं अभी इंडिया, और तगड़े ओपोनेंट्स होने वाले। तो वर्ल्ड कप के बहाने हम सारी फॉरेन टीम्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हमें भी एक बहाना मिल गया। तो अच्छा ही है, हर टीम का हमें पता चलता रहेगा प्रोग्रेस। फिर फुटबॉल में काफी कुछ डिस्कस करना है भाई, थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी फुटबॉल में आज। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट गेम दैट वी हैव टू कवर, व्हिच इज नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड। इसके बारे में क्या कहना है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच हैदराबाद में था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि धीरे धीरे न्यूजीलैंड इज काइंड ऑफ लिविंग अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। नॉट इन द सेंस कि वो लोग कुछ अपसेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि एज वी सेड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कोई अपसेट क्रिएट करने वाला है। ये वो टीम होगी जो अपसेट क्रिएट करेगी। वी ऑल काइंड ऑफ न्यू कि अल्टीमेटली लास्ट ही फिनिश करने वाले हैं, जिस ट्रैजेक्टरी जो जा रही है लास्ट ही फिनिश करेंगे नीदरलैंड्स। बट द थिंग इज कि आई काइंड ऑफ सी कि ये लोग आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, एंड आई काइंड ऑफ सी वाई अल्टीमेटली दे मेड इट इनटू द वर्ल्ड कप बिफोर अपना वेस्ट इंडीज। देखो, पहली बात तो मैं एज ऑलवेज विल ब्रेक डाउन द गेम इन डिटेल। कुछ जो टॉप पॉइंट्स हैंगे, पहली बात तो टॉस जीत के नीदरलैंड्स जो है बॉलिंग करती है पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। एंड नीदरलैंड्स का कुछ ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दी अदर, कि हमेशा उसी को प्रेफरेंस दी जाए। तो देयर वाज नथिंग बैड अबाउट इट। इनफैक्ट हैदराबाद की पिच अभी हम जैसे पाकिस्तान श्रीलंका वाले मैच में भी देखेंगे, इट इज़ अ गुड बैटिंग विकेट। तो चेस करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू चेस। Okay. I'll explain why I say that as we go on. But New Zealand being put in the spot, फिर से विलियमसन नहीं खेल रहा था यहाँ पर, बट नीशम के जगह पे फर्गुसन आ गया था। दैट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर देम। इश सोधी अभी भी नहीं खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे बिग गन्स अभी भी आए थे इनके वापस, बट नॉनदलेस जब बैटिंग करने के लिए आते हैं भाई, वंस अगेन अ सुपर्ब डिस्प्ले। एक थोड़ा वेरी अर्ली ऑन इन द गेम थोड़ा एंटी क्लाइमैटिक चीज़ें हो गई थी कि पहले के 3 ओवर मेडन चले गए थे, राइट। तो मुझे लगा था कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब नीदरलैंड्स डू दे सीरियसली हैव अ चांस हियर। बट वंस कॉनवे गॉट गोइंग, और साथ ही साथ विल यंग भी, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। एग्जैक्टली। कॉनवे ने भी कुछ 30-32 रन ही मारे, ज्यादा नहीं, बट ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, और आउट भी अल्टीमेटली वो स्लॉग करते हुए हुआ था। बट बाकी सारे बैट्समैन, इनफैक्ट मैं टॉप 5 की बात करूं, अगर विल यंग भी हो गया उसमें, रचिन रविंद्र फिर से 50 मार दी भाई उसने, सब लोगों ने, टॉम लेथम हो गया, हर किसी ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी ने 50 भी मारी है। तो वेरी हेल्दी कंट्रीब्यूशन बाय एवरीवन। एंड मेरे लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो यही है कि जो चीज़ अनटेस्टेड थी उनकी इन द इंग्लैंड गेम, कि मतलब एक ही विकेट गिरा तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ, वो यहाँ पे टेस्ट भी हो गया और सबने परफॉर्म भी कर दिया, राइट। सो द लास्ट टिक बॉक्स जो कि रहता था वहाँ पे, वो लोगों ने पूरा चेक कर दिया अच्छे से, एंड बहुत ही कंप्लीट साइड लग रही है अब फॉर श्योर। ऑल्दो वी कैन क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल, यहाँ पे नीदरलैंड्स ही थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट नॉनदलेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाउ वुड यू रेट न्यूजीलैंड्स बैटिंग परफॉर्मेंस? मैं ये सबसे पहले कहूँगा, आई थिंक कि आई वुड रेट नीदरलैंड्स बॉलिंग एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है डिसेंट थी। आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि जैसे उन लोगों ने तोड़ा था फर्स्ट मैच में इंग्लैंड को, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये लोग 350 पार करेंगे इस बार, बट काइंड ऑफ स्टॉपिंग देम एट 322 मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि भाई ठीक कर गई, मतलब अपने हिसाब से। हैदराबाद पे यू कैन स्कोर मोर, जैसे कि अभी हमने श्रीलंका पाकिस्तान में भी देखा। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगा था कि 350 के ऊपर जाएंगे, एंड सेइंग दैट नीदरलैंड्स ने अगर 322 पे रोक दिया, आई नो उनके लिए ये टोटल भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी न्यूजीलैंड के लिए जीतना, बट आई थिंक कि नीदरलैंड्स डिड अ डिसेंट जॉब देयर। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड वाले जितने भी आउट हुए हैं, इफ यू नोटिस, सब लोग जो है अपना विकेट मतलब वो हिट आउट करने के चक्कर में ही आउट हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हो गया हो। तो बेसिकली ऑल द विकेट्स वर काइंड ऑफ गिवन अवे बाय न्यूजीलैंड बैट्समैन, rather than being won, the award being won by the Netherlands bowlers. ऐसा मुझे लगा नहीं. Okay. तो
वही बात है हाँ कि वो एक्सेलरेट करने जा रहे थे प्रॉब्ली, और उसी में अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो विकेट निकल गया, अगर सक्सेसफुल हो गए तो छक्का हो जाएगा। जो कि हमने काइंड ऑफ देखा था कैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी कि वो रन स्ट्रोक कर दे, फिर दे वांटेड टू हिट इट आउट ऑफ द पार्क एवरी टाइम, उसी में विकेट स्ट्रोक करने शुरू कर दिए। सो ऑल इन ऑल द स्ट्रैटेजी डिड काइंड ऑफ वर्क फॉर नेदरलैंड्स, आई वुड से दैट फॉर श्योर। बट मिच सैंटनर की बात करते हैं जरा। हाँ, बॉलिंग की तो बात करेंगे ही उसकी, बट 36 रन्स नॉट आउट ऑफ 17 बॉल्स। जो बैटिंग उसने करी है नंबर 8 पे आके, जो कि इंडिया में अभी अश्विन शार्दुल ठाकुर वाला जो हमारा स्लॉट है, दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि उनके पास भी कितनी तगड़ी बैटिंग डेप्थ है डेफिनेटली। और क्या बढ़िया पावर हिटिंग करी है यार, लास्ट के 2 बॉल पे 2 छक्के भी मारे उसने। मतलब हमने सीएसके के साथ देखा है कई बार उसको, वी नो द एबिलिटी दैट ही हैज, बट वंस अगेन प्रूविंग हिमसेल्फ ऑन द बिगेस्ट स्टेज पॉसिबल। What do you feel about his innings as well? Because ये जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है ना लो डाउन दी ऑर्डर, क्योंकि लो डाउन दी ऑर्डर एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन होना बहुत बड़ी बात होती है। एक ऐसा बैट्समैन जो कि बॉलिंग करता है प्राइमरीली, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ही कैन सर्वाइव, जैसे कि मे बी अश्विन को हम लोग कह सकते हैं, या फिर इवन शार्दुल ठाकुर, वो होना अलग बात है। और एक ऐसा बैट्समैन जो कि जेन्युइनली छक्का भी मार सकता है, आपके पास एक जेन्युइन थ्रेट है हर बॉल पे, ही कैन हिट इट आउट ऑफ द पार्क। वो एक बहुत बड़ा यूएसपी बन सकता है किसी भी टीम का, एंड आई थिंक मिच सैंटनर ने वो रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। हाउ वुड यू रेट हिज इनिंग्स एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? आई थिंक न्यूजीलैंड की बात करें तो बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप हम लोग 2 टीम्स स्पेशली की बात कर रहे थे, वैसे इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि इनकी बैटिंग डेप्थ है 8 तक तो है, 8 डाउन तक तो है, नंबर 8 तक, जिसमें हमारे में अश्विन आता है, वहाँ पे इंग्लैंड में भी काफ़ी नीचे तक बैटिंग है। 8 डाउन तो भाई हाँ भाई नंबर 10 हो गया, नंबर 8 वैसे नंबर 8 में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी बैटिंग है। एंड आई थिंक हमने न्यूजीलैंड को उस टाइम पे ये चीज़ नहीं बोली थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वॉज नॉट लुकिंग दैट सॉर्ट ऑफ टीम जिनकी बैटिंग डेप्थ इतनी नीचे तक जा रही है। बट अगर मिच सैंटनर जैसा प्लेयर आपका नीचे आ रहा है और इस तरीके से रन बना रहा है, एंड जो लोग प्रॉब्ली इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ये 36 रन अगर मार रहा है 17 बॉलों में, भाई ऐसे ही रन आते हैं लास्ट लो डाउन दी ऑर्डर। यू वोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम 100 वो मार देगा, मतलब मारने को तो मार भी सकता है, बट टाइम नहीं मिलता है। स्कोरिंग दिस 36 रन ऑफ जस्ट 17 बॉल्स, हमें पता है कि आखिरी के अगर मान लो 5 बॉल भी मिलती ना, अगर वो 15 रन बनाया था, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। वो एक्स्ट्रा 10-15 रन मिलना इज सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन दिस गेम, बट अगर आगे जाके मैच होगा, इंडिया से होगा, इंग्लैंड से वापस हो सकता है, बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, तो उसमें भी ये जो एक्स्ट्रा 5-10 रन 15 रन ये जो बहुत काउंट करते हैं। सो हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ गाय जो कि नीचे आके आपके 10-15 बॉल में आपका गेम बदल सकता है, एकदम एक टोटल को 330 से 350 जा सकता है, वो चीज़ में बहुत काम आने वाला है। और पता है यहाँ पे यूजुअली ना, जैसे मोमेंटम का कितना बड़ा हाथ होता है ना, मे बी पीपल यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड दिस, बहुत बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है यहाँ पे। क्या कॉन्टेक्स्ट है मोमेंटम का? बेसिकली अगर मिच सैंटनर जैसा बंदा पहले बैटिंग करते वक्त, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है और आखिरी के 2-3 ओवर में इतने रन मार देता है, तो अगर पूरी इनिंग्स में भी न्यूजीलैंड अच्छी बैटिंग नहीं कर रही होती ना, लेकिन फिनिश बहुत अच्छा होता है उनका, हाँ। तो गोइंग इनटू द ड्रेसिंग रूम इन द इनिंग्स ब्रेक, मोमेंटम अब न्यूजीलैंड के पास शिफ्ट हो चुका है। Okay. वही अगर आप मोमेंटम जो है उसको कैरी ऑन करते हो, स्टार्टिंग में बॉलिंग के अपने 2-3 विकेट भी निकाल लेते हो, तो फिर गेम कंप्लीटली तुम्हारी तरफ टर्न हो गया। एंड मोमेंटम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमेशा इन एवरी स्पोर्ट। हम लोग फुटबॉल में भी देखते हैं मोमेंटम कैसे हाफ टाइम से पहले अगर जस्ट चेंज हो रहा हो तो टाइड एकदम चेंज हो जाता है। ये हर स्पोर्ट का काइंड ऑफ एक अनसेड ऑब्जर्वेशन है, अनसेड रूल है काइंड ऑफ, कि हमेशा मोमेंटम बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही करता है। तो ये जो फिनिशर्स हैं ना आपकी टीम में, वो कैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपका मोमेंटम डिसाइड होता है गोइंग इनटू द हाफ टाइम या फिर इनिंग्स ब्रेक। वो मुझे लगता है कि वहाँ पे मिच सैंटनर की तारीफ करनी बनती है। बट अगर हम लोग नेदरलैंड्स की बैटिंग पे आए, सेकंड इनिंग्स पे आए जरा, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज नॉट अ लॉट टू ब्रेक डाउन इन दिस गेम, बहुत वन साइडेड गेम था वंस अगेन। बट यहाँ पे पहले के 10 ओवर में मैं गौर करूंगा फॉर नेदरलैंड्स सिर्फ 29 रन्स बनते हैं। व्हेन यू आर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 320 प्लस, सिर्फ 29 रन्स आना इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। वही मैंने जब मैं टॉस की बात कर रहा था तो मैंने कहा था ना कि काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दे डिड नॉट नो हाउ टू चेस, कि आपने टॉस जीत के चेस का डिसीजन तो ले लिया बट चेस करना भूल गए थे क्या, इसलिए कह रहा था मैं। पहले 10 ओवर में आप सिर्फ 29 रन्स कैसे मार सकते हो? इवन इफ यू नीड टू थ्रो विकेट्स, भाई यू कांट स्कोर 29 रन्स, यू हैव टू बी मोर क्विक। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और इसका कॉन्सिक्वेंस पता क्या हुआ? नेदरलैंड्स ऑन द पिच वर लुकिंग वेरी क्लमजी पोस्ट दिस, बिकॉज हमने कितने इंस्टेंसेस पे नोटिस करा कि वो तो ना हाथों से छू के रन भागने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज वो इम्पेशेंट होना शुरू हो गए थे। क्योंकि पता है 29 रन अगर आपके 10 ओवर में है ना स्टार्टिंग के पावर प्ले के,
तो इसका ये तो मतलब है ऑफ कोर्स कि आप बाउंड्रीज नहीं मार पा रहे, बट ये मतलब ये है कि आप गैप ढूंढ के सिंगल डबल नहीं निकाल पा रहे हो, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हो. समथिंग दैट वी आल्सो क्रिटिसाइज ऑस्ट्रेलिया फॉर अगेंस्ट इंडिया, एंड वी प्रेज इंडिया, विराट कोहली एंड राहुल फॉर रोटेटिंग द स्ट्राइक रेगुलरली, जिससे कि ना प्रेशर नहीं आ रहा रन रेट का. तो यहाँ पे नेदरलैंड्स ना तो चौके छक्के मार रहे थे, ना ही स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और उसी के चलते 29 रन बनते हैं सिर्फ 10 ओवर में, और फिर वो इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं कि फिर वो हर एक छोटी अपॉर्चुनिटी पे हाथ से रन भागने का ट्राई कर रहे होते हैं. उसी में बहुत क्लम्जी हमें सीन्स देखने को मिलते हैं. एक तो रनआउट भी हो गया अल्टीमेटली से चक्कर में, बट ये एक रुकी मिस्टेक मुझे लगी. ये मिस्टेक बड़ी टीम से अगेंस्ट कभी भी काम नहीं आ सकती, स्पेशली टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इवन साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड ऑल्सो, क्योंकि ये फील्डिंग में बहुत तगड़ी है. मे बी पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की फील्डिंग दिखा दिया फिर से डिस्कस करना है हम लोगों को. आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान इज नॉट नसीम शाह, इट इज देयर फील्डिंग राइट नाउ. बट ये टॉप टीम्स में आप ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, ऑलरेडी यू आर नॉट द फेवरेट्स. ऑल्दो आई थिंक कि हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर ही रहे थे. मतलब नेदरलैंड्स एज अ क्रिकेटिंग नेशन दे आर स्टिल ग्रोइंग राइट नाउ, एंड इन माई ओपिनियन आई डू थिंक कि कुछ प्लेयर्स को जेन्युइनली दिमाग में ये चीज़ तो होगी कि वी आर नॉट, मोस्ट प्रोबेबली 90% वी आर नॉट गोइंग टू विन दिस मैच. आई नो वो लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बट कहीं ना कहीं सबको पता होती है ये चीज़. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू थिंक कि ये जो वर्ल्ड कप है, नेदरलैंड इज काइंड ऑफ थिंकिंग कि दे आर काइंड ऑफ टेकिंग इट एज जस्ट एन एक्सपीरियंस. वी कैन जस्ट गो आउट देयर, ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. वी नो कि शायद हम लोग जीत ना पाए, बट जस्ट एक्सपीरियंस ले लें वर्ल्ड कप का, क्योंकि फर्दर डाउन द लाइन वी कैन सी कि नेदरलैंड्स काफ़ी रेगुलरली अपीयरेंसेस लेगी वर्ल्ड कप. क्योंकि राउंड रॉबिन में अपीयर होना ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज एज यू सेड वर ऑलरेडी इन कंटेंशन. राइट. उनको बीट करके यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है. प्रोबब्ली दिस इज देयर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ कि वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ से करना है. हाँ फॉर श्योर. बट इसी के बाद हम देखते हैं, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं बॉलिंग में, मैट हेनरी इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए थे, इस मैच में भी 3 विकेट लिए. हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस, और व्हाट यू हैव टू से अबाउट हिम? मतलब मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस जो रही है वो इस टाइम पे ट्रेंट बोल्ट की रही है. उसके ऊपर मैं आने वाला था. अगेन बाय हिज स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप में आते हुए काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टॉप विकेट टेकर्स में से एक होने वाला है. टॉप 5 में तो होगा ही होगा. स्टार्क का नाम था, स्टार्क ने विकेट तो ले ही लिया था मैच में. मिचेल ये अपना ट्रेंट बोल्ट जो है, ये ही इज़ नॉट द स्टार बॉलर फॉर न्यूजीलैंड, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे. हाँ राइट नाउ सैंटनर ने भी आई नो 5 विकेट हॉल लिया है इस मैच में, बट जो मैट हेनरी की परफॉर्मेंस रही है लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी, इट डज काइंड ऑफ सीम लाइक ही इज देयर मेन बॉलर राइट नाउ, जो कि आई डोंट थिंक काफी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी. मतलब स्टैटिस्टिकली तो मेन बॉलर है ही, बिकॉज 6 विकेट हैं उसके, बट द पॉइंट इज कि ट्रेंट बोल्ट का ही हैज बीन इकोनॉमिकल इन बोथ द गेम्स. ओके, ऐसा नहीं कि रन्स भी लीक कर रहा है. कुल मिला के दोनों गेम्स में उसने 18 ओवर डाल लिए अभी, और एक ही विकेट लिया है, बट इकोनॉमी आई थिंक अंडर 5 ही है अभी भी उसकी. ओके, तो एटलीस्ट ही इज नॉट लीकिंग द रन्स, ही नोज हाउ टू कंटेन द बैट्समैन इफ नॉट टेक द विकेट्स. एंड ऑल्सो वी कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि क्योंकि एक एंड से वो प्रेशर डाल रहा होता है, पॉसिबली इसलिए मैट हेनरी को विकेट्स मिलते हैं. हाँ राइट. तो वो हमेशा टैंडम में जब बॉलिंग कर रहे होते हैं 2 बॉलर्स पेयर, हम हमेशा कहते हैं ना स्पिनर्स के लिए स्पेशली कि स्पिन ट्विन जो है हमारे, जो स्पिन पेयर है. डू यू थिंक दैट्स हिज जॉब राइट नाउ? मतलब ही हैज बीन असाइन्ड दैट रोल. यू नेवर गेट असाइन्ड सच अ रोल. ओके, इट इज अबाउट उस दिन पे किसकी बॉल ज्यादा अच्छी चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो रोल असाइन हो जाता है. काइंड ऑफ व्हाट वी सी लाइक अश्विन एंड जडेजा जब करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों बॉलर्स विकेट लेने के लिए ही आ रहे हैं, बट रिदम पे डिपेंड करता है कि उस दिन पे कौन कैसा खेल रहा है. तो वो आई थिंक अभी फिलहाल 2 मैचेस के लिए मैट हेनरी फ्लरिश ज्यादा कर रहा है, तो आई थिंक ट्रेंट बोल्ट सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. दैट्स द एग्जैक्टली सेम थिंग दैट वी सॉ इन बीजीटी, जब अपना अश्विन डाला था और जडेजा विकेट लिए जा रहा था, बट वी ऑल न्यू कि इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अश्विन ने एकदम चोक करके रखा हुआ था उनको. राइट. और मिच सैंडर की बात करें, नॉट ओनली डिड ही स्कोर रन्स बट 5 विकेट्स लिए, एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज द फर्स्ट न्यूजीलैंड प्लेयर एवर टू टेक 5 विकेट्स इन अ गेम ऑफ अ वर्ल्ड कप. ओके, पहली बार न्यूजीलैंड की तरफ से ऐसा हुआ है. सो हिस्टोरिक मैच फॉर मिच सैंडर फॉर श्योर भाई. ऑल द CSK फैंस शुड बी हैप्पी. एंड रचिन रविंद्र का भी आई वुड से वंस अगेन एक विकेट लेता है और इकोनॉमिकल भी रहता है. सो ही इज ऑल्सो डूइंग गुड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद बोथ द बैट एंड द बॉल. राइट. तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब विलियमसन आता है तो कौन बाहर होगा अल्टीमेटली. विल यंग ने भी रन मार दी अब तो. सो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. इट्स अ गुड डिलेमा टू हैव फॉर देम. बट ऑल इन ऑल अगर हम न्यूजीलैंड का मैच क्लोज अप करें यहाँ पे, how would you sum their performance in the 2 games that we have seen in the World Cup so far? I think ये मैच भी लोग 99 रन से जीत गए थे, तो अल्टीमेटली ये भी एक डोमिनेटिंग विन थी.
मतलब आई नो मैं अब मैं वही बात है ना कि मैं एक्सपेक्ट थोड़ी और तगड़ी डोमिनेटिंग विन कर रहा था, बट ये भी डोमिनेटिंग ही है एंड वी कांट रियली से एनीथिंग बैड अबाउट देम राइट नाउ. तो आई थिंक इन दोनों मैचेस को लेके एज ऑफ नाउ भी पूरे वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो मुझे लग रही है वो न्यूजीलैंड ही लग रही है. क्योंकि जस्ट बाय द शेयर अमाउंट कि उन्होंने कैसे डोमिनेट करा अपना अपोनेंट. सबसे स्ट्रॉन्ग टीम न्यूजीलैंड लग रही है. हाँ, इस टाइम पे वर्ल्ड कप पे डेफिनेटली. मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था. नहीं, मतलब आई वुड स्टिल वेट टू सी हाउ दे परफॉर्म अगेंस्ट वन मोर बिग टीम पॉसिबली. बट हाँ भाई, अभी के लिए देयर आर नो कंप्लेंट्स. हर जगह परफॉर्म करके दे रहे हैं. बट नेदरलैंड्स के लिए तो चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे. लेट्स सी इफ दे कैन क्रिएट 1 or 2 अपसेट्स. आई डोंट थिंक दे वुड बी विनिंग मोर दैन 2 games इन दिस वर्ल्ड कप. इट वुड बी अ प्लेजेंट सरप्राइज अगर तीसरी विक्ट्री आ जाती है. बट न्यूजीलैंड फॉर अस आर गोइंग टू बी इन द सेमीफाइनल्स. सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे. बट मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश और इंग्लैंड की बात कर लेते हैं. चलो, बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग था इन द सेंस दैट यहाँ पर ना कुछ नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली और आई थिंक लिसनर्स को भी मज़ा आएगा सुन के. धर्मशाला की पिच जो है, लाइक आई वुड आस्क यू बिकॉज यू ऑल्सो नो नाउ अ बिट अबाउट क्रिकेट, हाउ डू यू एसोसिएट धर्मशाला's पिच यूजुअली? आई थिंक पेस फ्रेंडली प्रॉपर एकदम. कंडीशंस कैसी है? लाइक पाटा विकेट टाइप्स, बैटिंग फ्रेंडली होगा बट इट्स जस्ट दैट कि वो घास अच्छी होती है. तो भाई यहाँ पे इस बार देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली बार अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जब गेम हुआ था यहाँ पे कि आउटफील्ड जो है ना वो बहुत, मतलब उसमें ऐसा लगा था कि मिट्टी निकल के आ रही है, पैर फंस जा रहा है. कंप्लेंट करी थी ना किसी बंदे ने, डाइव मारना बहुत अनसेफ हो रहा था. वो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है धर्मशाला में. धर्मशाला का तो बहुत अच्छी आउटफील्ड होती है यूजुअली. आज मैंने पिच की एनालिसिस देखी पूरी और एक वेदर रिपोर्ट ऐसी निकल के आई, मुझे पता चला यूजुअली इस टाइम ऑफ द ईयर में धर्मशाला में जितनी बारिश हो रही होती है ना उससे 48% ज़्यादा बारिश हो रही है इस साल. ओके. उसके चक्कर में आउटफील्ड पूरी गीली है अंदर से. तो इसीलिए वो उखड़ उखड़ के आ रहा है अंदर से मिट्टी और पैर फंस जा रहा है. दैट इज द रीजन वाई प्लेयर्स आर नॉट प्रेफरिंग टू डाइव या फिर एकदम फ्रीली अपना रन्स रोकने का फील्ड पे. बहुत कॉशियस होकर वो फील्डिंग कर रहे हैं. तो आउटफील्ड की जो एज फार एज द कंप्लेंट इज कंसर्न वो उसका रीजन यही है. नोबडी एक्सपेक्टेड दिस. एंड मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा कि कई बार टॉस का भी रिजल्ट ऐसा होता है कि लोग बैटिंग की जगह बॉलिंग ले लेते हैं. इस बार वर्ल्ड कप पहली बार इस टाइम ऑफ द ईयर में हो रहा है इंडिया में, तो सभी लोग फिगर आउट कर रहे हैं नई नई कंडीशंस को. सो यहाँ पर भी क्या होता है, एक तो 7 मिलीमीटर की ग्रास थी, उसको काट के 3 मिलीमीटर की कर दी गई थी. और बारिश हुई थी तो इसलिए विकेट भी थोड़ी डैम्प सी थी, थोड़ी सी एकदम ग्रीन नहीं थी, थोड़ा ब्राउनिश सा टिंच था पिच के ऊपर, विच मेंट कि इनिशियली बॉल थोड़ी सी फंस के आ सकती है. सो द वाइस डिसीजन वॉज टू बोल फर्स्ट, क्योंकि इवेंचुअली बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी विकेट. तो बांग्लादेश टॉस जीतती है और बॉलिंग लेती है. मुझे लगा क्या ये एक बोगी वाला मैच हो सकता है, बिकॉज बांग्लादेश ने पहले भी इंग्लैंड को क्रूशियल मोमेंट्स पर हराया हुआ वर्ल्ड कप में. बट अभी जो वार्म अप गेम हुआ था उसमें इंग्लैंड कंफर्टेबली जीत गई थी. बट अगर वे हम लोग इंग्लैंड की बैटिंग पे आए, आई थिंक यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगा. पहली बात तो पहले के 10 ओवर में 61 रन बनते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता. Unlike the last game, a very composed start by the England batsmen, right? And बहुत comfortably runs बना रहे थे. तो यहाँ पे उन लोगों को, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में नहीं कहा था कि न्यूजीलैंड ने उनको रन्स चोक कर दिए, तो फिर उन्होंने अपने विकेट फेंकने शुरू कर दिए थे. राइट. यहाँ पे वो नौबत आई नहीं. और यहाँ पे मैं कॉल आउट करूँगा शाकिब अल हसन की कैप्टनसी को. ओके. मैंने नोटिस किया हाउ इन द सेकेंड और थर्ड ओवर इट सेल्फ ऐसा हुआ था ना कि 2-3 लूज बॉल्स जल गई थी और चौका आ गया था ऑफ साइड पे कवर्स के थ्रू. उसने यार इतना डिफेंसिव माइंडसेट दिखाया, तुरंत स्लिप हटा दिया और वहीं पे लगा दिया फील्डर चौका रोकने के लिए. अब कई लोग कहेंगे इससे रन्स तो रुक रहे हैं, तो चौक तो कर रहे हो रन्स आप. बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द केस. अगर आपकी बांग्लादेश जैसी बॉलिंग लाइनअप है, यू कांट रियली रिलाई ऑन चोकिंग द रन्स बिकॉज क्वालिटी ऑफ द बॉलर्स आर नॉट एग्जैक्टली दैट गुड कि आप रोक लोगे उनको. एंड फील्डर लगाना एक बात है, लेकिन फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करना एक बात होती है. वो भी नहीं हो रही थी एग्जैक्टली, विच इज वाई रन्स एनीवे आ ही रहे थे. यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इनिशियली बॉल, जैसे कि मैंने कहा, इनिशियली बॉल थोड़ा फंस के आ सकता था, विकेट थोड़ी डैम्प थी. तो टॉस जीतने का पॉइंट ही यही था कि आप बॉलिंग तब करो जब आपके पास इनिशियली वो 10 ओवर का टाइम है, जब बॉल कुछ हरकत कर सकती है. उसके लिए आपको क्या करना है, स्लिप लगाना है, कैचिंग पोजिशन पे फील्डर्स लगाने. उसने वो हटाई दी स्टार्टिंग से यार. तो बैट्समैन के दिमाग से सारा डर ही निकल गया. और क्वालिटी वैसे भी बहुत खास नहीं थी बॉलिंग की, बहुत टॉप नॉच नहीं थी. तो रन्स मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. राइट. रन्स मारने में तभी प्रॉब्लम आती जब एक पता होता कि मैं रन मारने जाऊंगा तो शायद एज लग के कैच आउट भी हो सकता हूँ. तो ना
वो चोक करने वाला जो स्टेटमेंट है ना, चोक करने वाला रन्स का जो मैंने बोला था, उसको इंटरप्रेट करना अलग सिचुएशन से बहुत अलग हो जाता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट. अलग सिचुएशंस में उसी स्टेटमेंट को आप अलग तरीके से अप्लाई करोगे. आउटकम हमें सेम ही चाहिए कि रन्स चोक हुए, बट उसका उस आउटकम तक पहुंचने के पाथवेज अलग हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे बांग्लादेश को जो करना चाहिए था उसका एकदम ऑपोजिट करा. राइट. आई थिंक यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा फॉर श्योर बांग्लादेश को. बट उसी के चलते हुए इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल रन फॉर इंग्लैंड इनिशियली यार. आई थिंक इफ आई टेक आउट द स्टैट्स, 61 रन एज आई सेड इन द फर्स्ट पावर प्ले इटसेल्फ. उसके बाद जब 20 ओवर खत्म होते हैं तब 130 के अप्रॉक्स रन बन चुके थे. मतलब वो रन रेट अब धीरे धीरे क्लाइंब अप होनी शुरू हो चुकी थी और विकेट एक भी नहीं गिरा था. राइट. तो यहाँ पे लाइक डू यू हैव एनीथिंग टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मतलब आई थिंक यहाँ इस मैच में तो प्रॉब्ली पूरा दिखा दिया उन्होंने, डोमिनेट करके एकदम बांग्लादेश को. एंड जैसी पिच है अपनी धर्मशाला की, थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट आ रहा था बांग्लादेश के लिए कि भाई इनका पहला मैच भी वहीं पे हुआ था, ऑल्दो अफगानिस्तान से था, चलो वो ठीक है. बट अगर आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन टीम्स में धर्मशाला में मैच हो गया तो आपका तो एकदम बेड़ा गोल है एकदम. राइट. तो आई थिंक कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए. बट हाँ, आई थिंक इन जनरल बॉलिंग जो थी वो काफ़ी उतनी उस लेवल पे नहीं थी बांग्लादेश की. और यहीं पे 20th ओवर के आसपास, आई थिंक 19th या 18th ओवर की बात है, तब जो है बेस्टो का विकेट फाइनली गिरता है. और उसमें भी क्रेडिट टू शाकिब अल हसन. एक तो लास्ट मैच अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसी ने जो है वो ब्रेक थ्रू करके दिया था, और यहाँ पर ही ब्रेक थ्रू वही ला के देता है. इनिशियली पता मुझे ऐसा लगता है हमेशा, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, कि बांग्लादेश ना काइंड ऑफ सफ़र कर रही होती है और शाकिब अल हसन कहते हैं कि भाई अब मैं ही करके दिखाता हूँ. ओके. तुम्हारी बस की नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है काइंड ऑफ. और जो सेटअप करा उसने बेस्टो को आउट करने के लिए वही बड़ा अच्छा था, बिकॉज तब तक वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, 50 मार चुका था. उससे जिस बॉल पे आउट हुआ है उससे पहले की 2-3 बॉल में उससे फ्लाइट करके उसको आगे खेलने के लिए इन्वाइट करा कि तू फ्रंट फुट पे आके खेल. उसके बाद जिस बॉल पे उसने आउट करा है थोड़ी फ्लैट थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, थोड़ी पीछे खिंची हुई थी, और वो ना एंगल के साथ ही घुस के अंदर आ गई, स्किड कर गई अंदर. तो बेस्टो जो कि पिछले 2-3 बॉल से लटकी हुई बॉल देख रहा था, फ्रंट फुट पे आके खेल रहा था, उसने एकदम से देखा कि अरे छोटी बॉल आ गई, और पड़ के घुस के अंदर आ गई क्योंकि तेज थी बॉल, तो एंगल के साथ ही आ गई. कुड नॉट हैंडल इट, बोल्ड हो गया आराम से. राइट. गुड सेटअप बाय शाकिब अल हसन हियर. बट वही बात है ना कि सिर्फ एक ही विकेट गिरना 20 ओवर में, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि पूरे एज ए सेट 50 ओवर खेलने जाते ही नहीं है. उनको इतनी बैटिंग डेप्थ है उनके पास, उनका फर्क ही नहीं पड़ता है. ऑल्सो माइंड यू, यहाँ पे इंग्लैंड के पास एक मेजर चेंज था विच इज रीस टॉपली, जो कि मोइन अली के अगेंस्ट आया था. राइट. एंड बेन स्टोक्स अभी भी फिट नहीं है, ही हैज अ सोर हिप और समथिंग, जो कि वो पता नहीं क्या रिकवरी कर रहा है उससे. एंड अपेरेंटली बॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला इन दिस वर्ल्ड कप. तो देखते हैं वो क्या होता है. बट क्या हो गया भाई. बट नॉनदलेस इसके आने वाले अगले 20 ओवर में जब तक 40th ओवर खत्म होता है, माइंड यू 20 ओवर्स के बाद अराउंड 130 रन थे, 40th ओवर के बाद 298 रन थे. क्रेजी. ये प्रॉपर T20 शुरू हो गया. हाँ. 160-170 रन आपके आ गए अगले 20 ओवर में, और सिर्फ 2 ही और विकेट गिरे थे. बट यहाँ पे मतलब ऑफकोर्स बांग्लादेश वर ऑन द क्या कहते हैं बैकफुट फॉर श्योर, एंड इंग्लैंड वर चार्जिंग एज दे वर सपोज टू. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फोर्थ फेज, जो कि 30th से 40th ओवर का होता है, हम देखते थोड़े से विकेट गिरने शुरू होते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स दे हैड द लग्जरी. बट द वे बांग्लादेश केम बैक इन दिस गेम आफ्टर द 40th ओवर, जो लास्ट का फेज है, अगर मैं वो आपको बताऊं, लास्ट के फेज में सिर्फ 66 रन आते हैं आखिरी के 10 ओवर में, विच मीन्स 60 बॉल्स में सिर्फ 66 रन आते हैं. राइट. फॉर अ टीम लाइक इंग्लैंड उस टाइम पे दे वुड हैव एम्ड 400 रन. हाँ, डेफिनेटली. आखिरी के 10 ओवर में 100 रन आने बनते हैं जबकि पास 7 विकेट हाथ में हो. Exactly. और बैटिंग डेप्थ इंग्लैंड वाली हो. यू शुड बी डिसअपॉइंटेड कि आपके 400 रन नहीं बने, बिकॉज अगेंस्ट अ गुड टीम 350 चेस करना वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट ऑन धर्मशाला. अभी पाकिस्तान ने भी, हम अगले मैच में डिस्कस करेंगे, कैसे 350 भी ऑलमोस्ट चेस कर ही लिया हैदराबाद पे. धर्मशाला में भी दे कुड हैव डन इट वेरी इजीली. सो ये एक लर्निंग लेसन हो सकता है इंग्लैंड के लिए. बट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, भाई मलान ने 140 रन मारे. व्हाट एन इनिंग्स भाई. क्रेजी. मुझे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने तो ट्वीट भी किया था कि शायद 100 आ सकती है. काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि 200 नहीं आई, बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू भाई. रूट ने फिर से अच्छा खेला. 80 समथिंग बनाए थे. हाँ, पिछले मैच में भी 70 समथिंग कुछ बनाए थे उसने. तो कंटिन्यूइंग इज गुड फॉर्म. एंड माइंड यू, रूट का कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप बहुत अच्छा फॉर्म नहीं था ओडीआईज में. तो इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर इंग्लैंड एज वेल कि फाइनली ही इज परफॉर्मिंग.
बट 66 रन आना आई थिंक इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड बांग्लादेश केम बैक रियली वेल इनटू द गेम. आई थिंक ये जो कमबैक था इसमें दोनों का हाथ, जो कि अपना शोरीफुल इस्लाम होने वाला है एंड दूसरा अपना मेहदी जो है, फिर से 4 विकेट लिए. 4 विकेट लिए. आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव था, 8 समथिंग की इकोनॉमी थी, बट डिसेंट. मतलब 4 विकेट ले रहा है तो बड़ी बात ही है. एंड शोरीफुल इस्लाम ने भी भाई 3 विकेट ले लिए. तो ये जो कमबैक था बांग्लादेश का, इसमें काफ़ी बड़ा हाथ इन दोनों बॉलर्स का था. ऑल्दो वही बात है ना कि कमबैक करा है बट फिर भी आपके 364 रन्स थे. हाँ, और 365 चेज मतलब बांग्लादेश ने कभी भी सेकंड इनिंग्स में बनाए ही नहीं इतने. सिर्फ सक्सेसफुल चीजेस की बात नहीं कर रहा, चांस ही नहीं. जो अनसक्सेसफुल चेजेस है उसमें भी आज तक इतने रन नहीं बनाए. राइट. सेकंड इनिंग्स में उड़े कभी इतने रन बनाए ही नहीं थे बांग्लादेश ने. तो यहाँ पे ये टारगेट चेस करने के लिए आपको हिस्टोरिक फीट अचीव करनी पड़ती. और जो स्टार्ट रहा है इन लोगों का सेकंड इनिंग्स में टोटली ऑपोजिट था. रीस टॉपली भाई व्हाट एग्जैक्टली. क्या सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहूंगा मैं, क्या कहूंगा इसको मैं, जो भी है भाई आया. चेंज, व्हाट अ चेंज इन द टीम भाई. बिकॉज 3 विकेट ले लेता है भाई वो स्टार्टिंग में, एंड क्रिस वोक्स भी 1 विकेट ले लेता है अल्टीमेटली. एक स्टार्ट था बहुत इंटरेस्टिंग कि पहले के 10 ओवर में बांग्लादेश के 57 रन थे. इसमें से 44 रन जो थे ना वो लिटन दास के अकेले के थे. ओके. 4 विकेट गिर चुके थे. रीस टॉपली ने 3 विकेट ले लिए थे एज आई सेड, एक क्रिस वोक्स ने लिया था. अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रन्स ना वो क्रिस वोक्स के ऊपर ही पड़े थे स्टार्टिंग में. उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा था एक एंड से, और रीस टॉपली को ये लोग खेल नहीं पा रहे थे. बट इवेंचुअली क्रिस वोक्स को भी 1 विकेट मिल गया फिर. और इसके बाद दे ट्राइड बिल्डिंग अप वंस अगेन, क्योंकि शाकिब अल हसन जैसे मेन प्लेयर्स आउट हो ही चुके थे. सो लाइक अगले 10 ओवर को हम लोग अगर और ऐड कर दें तो बाय द एंड ऑफ द 20th ओवर दे वर 116 फॉर 4. तो अगले 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं आता है. बट रन्स, हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि सिमिलर पेस पे थे, बट अप नहीं जाई थी ट्रैजेक्टरी. रन रेट अब वो पुश नहीं मिल रहा था उसको. तो ऐसे में क्या होता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू डिसाइड टू एक्सेलरेट, बिकॉज ऐसे ही चलता रहेगा तो आप चेज नहीं कर पाओगे. इट इज टू स्लो टू चेज अ टारगेट ऑफ 350 360. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर ये बैट्समैन अटैक करने का ट्राई करते हैं, एंड नेचुरली अटैक करेंगे तो फिर वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है आउट होने का. और वही हम लोग देखते हैं. काइंड ऑफ एक कोलैप्स आता है. मुश्फिकुर रहीम भी 50 मारता है, नो, बट नॉट रियली अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स. तो ऑल इन ऑल रीस टॉपली फिर से 4 विकेट लेता है इस गेम में. आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर इंग्लैंड इन दिस गेम वाज रीस टॉपली. हाँ, डेफिनेटली. बॉलिंग लाइनअप लुक्स सो मच बेटर आफ्टर रीस टॉपलीज इंक्लूजन. तो काइंड ऑफ अगर ये न्यूजीलैंड में भी होता तो शायद हमें कुछ फाइट देखने को मिलती. बट अगर इस गेम को सम अप करा जाए, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर बोथ द टीम्स? आई थिंक बांग्लादेश के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली बैटिंग में भी वो 227 समथिंग की रन्स बना पाए थे. सो लूजिंग बाय मार्जिन ऑफ 137 रन्स, एक तो नेट रन रेट के लिए बहुत गंदा उनके लिए, एंड एक काफ़ी डीमोरलाइजिंग डिफीट भी है, क्योंकि ये एकदम ही उठा के पटक दिया आपको. दोनों डिपार्टमेंट्स पे यू गॉट आउटप्लेड. सो हैविंग सेड दैट, आई नो कि हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम दिस इंग्लैंड साइड से, बट उनके लिए, क्योंकि बांग्लादेश इज नॉट नेदरलैंड्स, दे वुड नॉट वांट टू गेट डिफीटेड बाय सच अ बिग मार्जिन. इतना बुरी तरह डोमिनेट होना वो नहीं सोचेंगे. सो जब वो होते हैं तो आई थिंक काफ़ी डीमोरलाइजिंग डिफीट होगी उनके लिए. एंड इंग्लैंड के लिए आई थिंक कि जो भी वो थोड़े डाउट्स दिख रहे थे, आई नो बांग्लादेश है, बट ठीक है चलो बांग्लादेश वैसे हाँ रिस्पेक्टेबल है अब ओपोनेंट, तो उन्होंने वो काइंड ऑफ दिखा दिया कि चलो दैट वाज अ वन ऑफ गेम एंड वी आर स्टिल केपेबल एंड वी आर स्टिल चार्जिंग एट यू विद दैट अप्रोच ओनली. मतलब वो कुछ चेंज नहीं करेंगे उसमें. अपनी जो बेसबॉल वाली अप्रोच है उसमें ही वो फुल ऑन आती अटैक करना स्टार्ट करेंगे. सो आई थिंक इफ दे आर बैकिंग दैट अप्रोच तो इट्स गुड ओनली, क्योंकि अभी तक जो जिस चीज़ ने उनको सक्सेस दिलाई है, दे आर होपिंग कि वही चीज़ उन्हें आगे भी दिलाए. तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा शो था ये, पर बांग्लादेश के लिए इट वॉज नाइटमेयर भाई. या मतलब वही है, बट एनीवे हम लोग बांग्लादेश को इस गेम में आते हुए फेवरेट्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे. तो आई थिंक बांग्लादेश भी, इट इज़ दैट वन गेम जो कि उन्हें पता था वो प्रॉब्ली हारेंगी. सो नॉट अ बिग सरप्राइज, एंड मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस आएगी उनके प्लान्स में इन द वर्ल्ड कप. आई थिंक दे वुड हैव कैलकुलेटेड दिस प्रॉब्ली. द पॉइंट इज कि हाउ क्लोज कैन दे कम टू द 4th spot. At this point of time, as I said before, their biggest victory would be to not finish in the bottom 3. Definitely. Finish over Sri Lanka maybe. Right. अगर वो होता then it is a major victory for Bangladesh. But हाँ, not much to expect from them, especially on a pitch like Dharamshala, which technically does not really favor their strengths. तो ठीक है भाई, good stride for England, good comeback. I think कितने काफ़ी रनों से हराया, 100 के ऊपर 137 रन्स. Exactly, 100 के ऊपर के मार्जिन से हराया. तो
जितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई थी पिछले मैच में उतना ही अच्छे तरीके से इस बार ये मैच जीते भी है। हाँ. तो रन रेट भी काफ़ी अब अच्छे तरीके से अफेक्ट होगी, होपफुली पॉजिटिव में भी आएगी। बट लेट्स मूव ऑन टू द बिगेस्ट गेम। सारी एशियन कंट्रीज थी, बट यहाँ पे हम दोनों कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। ये मैच मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज पहली बात तो दोनों एशियन कंट्रीज हैं ही फॉर श्योर, बट अभी एशिया कप में रिसेंटली इनका जो मैच था बहुत क्लोज रहा था और श्रीलंका वहाँ पे जीत गई थी। एंड as we have kind of predicted as per our predictions, दोनों ही टीम नहीं पहुंचेंगी शायद सेमीफाइनल्स में, बट पाकिस्तान हैज़ अ चांस, वी आर वेरी ओपन अबाउट इट। सो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि अगला मैच अब इंडिया से होता एंड इंडिया एट होम इन मोटेरा, यू वुड ऑलवेज कंसिडर देम एज द फेवरेट्स। तो अगर 2 मैच लगातार हार जाते एंड 1 विक्ट्री अगेंस्ट नेदरलैंड्स जो कि प्रॉब्ली द पोरेस्ट टीम आउट ऑफ द 10 है, तो आने वाले मैचेस जितने डिफिकल्ट होने वाले हैं, अब ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, लाइन से सारे मैचेस। आई थिंक पाकिस्तान एक बहुत ही बैड फेज में एकदम से ट्रांजिशन ले सकती थी, जहाँ पे वो दे वुड हैव सीन देमसेल्व्स लूजिंग 3-4 गेम्स क्रम्बल कर जाते उसके बाद। हाँ, एकदम से 3-4 गेम्स लगातार हाथ में देख लेती, तो बाद में सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में बहुत प्रेशर आ जाता। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू विन दिस गेम। एंड अगर हम लोग गेम की बात करना शुरू करें, टॉस होता है यहाँ पे, श्रीलंका टॉस जीत के इस बार बैटिंग करती है। डू यू थिंक, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कैसे श्रीलंका को, आई नो दिल्ली में बैटिंग बॉलिंग कर सकते थे पहले, कोई बुराई नहीं थी, बट गिवन उनकी बॉलिंग कितनी पुअर है, सॉरी बॉलिंग कितनी पुअर है, बॉलिंग तो चलो पुअर है ही नो डाउट, बट बैटिंग भी काइंड ऑफ द रेडार लग रही थी। ऑल्दो इन दोनों मैचेस उन्होंने बैटिंग अच्छी करी है, सो क्रेडिट टू देम, बट काइंड ऑफ दे रियलाइज कि हमारे जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वो हमारी बॉलिंग है, इसलिए उसको सेकंड इनिंग्स के लिए बचा के रखते हैं। दैट इज वाई दे टुक द डिसीजन ऑफ बैटिंग फर्स्ट, बिकॉज tactically and अपना conditions wise there was not a lot of sense behind batting first. I think the only reason I can think of is कि उनको लगता है कि हम लोग शायद बॉलिंग से रोक लेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड रहा है अभी रिसेंटली 12-13 मैचेस में लगातार टीम को ऑल आउट करने का, तो वी कैन बैक दैट। बैटिंग में इनएक्सपीरियंस है, वो चल जाती है तो प्लस है, जो कि चली अल्टीमेटली। सो बिग शॉट आउट टू श्रीलंका's बैटिंग लाइनअप। बट हाँ, डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ प्लेड इनटू देयर माइंड्स? मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप ऑब्वियसली वी डिस्कस कि कैसे बॉलिंग उनकी बेटर साइड होने वाली है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज जैसे उनकी बैटिंग हो रही है इन दोनों मैचेस में। स्पेसिफिकली दोनों में 300 प्लस का टारगेट बनाया है। आई थिंक उनकी बैटिंग एट दिस पॉइंट इन दोनों मैचेस में क्लियरली उनकी बॉलिंग से बेटर दिखी है हमें। एंड बॉलिंग आई एम वेरी सरप्राइज कि कितनी पुअर रही है उनकी, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल पे चली जाएगी। आई थिंक आई हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट, बहुत ऑब्वियस है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। बट कमिंग इनटू दिस गेम, पाकिस्तान माइंड यू, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से कभी भी नहीं हारी है इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच। सिमिलरली पाकिस्तान कभी श्रीलंका से कभी नहीं हारी थी, 7-0 था इससे पहले, तो हिस्टोरिकली एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। ऑल्सो 2 बिग चेंजेस फॉर बोथ द साइड्स। एक फॉर श्रीलंका अपना थिकशाना वापस आ गया था, एंड फॉर पाकिस्तान हमारा फकर जमान जो था उसको फाइनली निकाल दिया भाई ओपनिंग से। इट वाज अ बिग टफ कॉल। उसकी जगह पे शफीक आया था जो कि अल्टीमेटली 100 भी मार देता है, तो देयर आर नो कंप्लेंट्स व्हाटसएवर, इट टर्न्ड आउट रियली वेल जो डिसीजन लिया था उन्होंने। बट इफ वी कम टू द फर्स्ट इनिंग्स, या हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही जल्दी विकेट गिर जाता है, अ वेरी अर्ली विकेट फॉर श्रीलंका, बट द वे दे केप्ट गोइंग ऑन, दैट वाज समथिंग एडमिरेबल फॉर मी। बिकॉज हम पाकिस्तान के लिए तो कह ही रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वगैरह वगैरह, श्रीलंका के लिए इट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। और क्योंकि पहला गेम जिस तरीके से हारे हैं, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू मेक अ स्टेटमेंट है। एंड पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द टॉप टीम्स, अगर उनको हराते तो एक प्रॉपर एक कंटेंडर्स बन सकते थे आगे जाके, कि दे हैव टेक्ड ऑफ 1 डिफिकल्ट गेम। उसके बाद अफगानिस्तान और उसको श्रीलंका कह रहा हूँ, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स को खेलते तो शायद 2 विक्ट्रीज और आ सकती थी इजीली। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इंटेंट दैट दे शोड। इनफैक्ट अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ, पहले पावर प्ले में 58 रन मारते हैं वो लोग, सिर्फ 1 विकेट गिरता है। बट यहाँ पे टॉकिंग पॉइंट क्या था? पाकिस्तान फील्डिंग, राइट, दिस कुड हैव इजीली बीन 3 विकेट्स डाउन। शाहीन शाह अफरीदी की एक ही ओवर में एक तो खुद ही कैच छोड़ देता है, एंड यूजुअली स्पेशली फास्ट बॉलर अपने रन अप में फॉलो थ्रू में राइट कॉट एंड बोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो वोंट रियली ब्लेम हिम। बट उसके बाद जो कैच आता है पॉइंट पे, भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुम ऐसे लड्डू कैच नहीं छोड़ सकते पॉइंट पे, भाई तुम नहीं छोड़ सकते ऐसे कैच। मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का हाउ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, पता है, एक तो ना मीम्स भी इतने बनने लग गए हैं पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर
इज इट काइंड ऑफ ऑल्सो द फैक्ट कि इन मीम्स के चक्कर में दे काइंड ऑफ गेट पार्डन्ड अवे से मैं मतलब है कि उनको बोलता है अरे चलो ठीक है कोई बात पाकिस्तानी तो है नहीं, कि पाकिस्तान की फील्डिंग है तो चलता ही है. हाँ व्हेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई भी और टॉप टीम हो, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे फील्डिंग आप देखोगे ना, आपको आपकी मैनेजमेंट ही जीने नहीं देगी भाई. फॉरगेट द पब्लिक तो पागल हो जाएगी. इज इट कि मतलब पाकिस्तान गेट सम स्लैक कट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ दीज मीम्स एंड मुझे तो एक्चुअली लगता है, मतलब अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, आई होप नॉट ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से हो, क्योंकि अगर वहां से भी होगा तो इट्स लाइक कि आप एक्सपेक्ट ही इतना लोग रख रहे हो कि फिर तो हो गई होगी. बट द पॉइंट इज हम लोग कितने साल से देखते हुए आ रहे हैं. हाँ विद एवरी जनरेशन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन दिस कल्चर. व्हाट कुड बी द रीजन? आई वंडर. मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा कि पाकिस्तान क्रिकेट में शायद फील्डिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा. आई थिंक I don't think so. मतलब what In else could modern be the cricket, reason? in modern cricket you cannot ignore fielding, भाई. Although there's really nothing else that could be said कि अगर ये आई थिंक अगर फील्डिंग प्रॉपरली करी जा रही है, या तो इट्स एक्चुअली, आई नो कि ये चीज़ कहना बड़ा अजीब है, बट इट्स एक्चुअली इन देयर डीएनए, ये कह सकते हैं लोग. बट आई डू थिंक यार, क्योंकि मतलब इंडिया पे कभी ऐसे मीम्स नहीं बने, बट एकदम स्टार्टिंग में इंडिया भी उतनी ज़्यादा, जैसी इस लेवल की फील्डिंग है अभी, उतनी तो अच्छी इंडिया की भी नहीं थी ना पहले. बट इंडिया हैज़ इम्प्रूव देयर फील्डिंग सो मच, एंड जैसी उसकी फील्डिंग रही थी अभी लास्ट मैच में, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो या तो ये डीएनए वाली चीज़ एक्चुअली ट्रू है, या फिर द ओनली अदर एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कि उनके मैनेजमेंट भी एक्चुअली इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि पब्लिक तो जनरली ध्यान नहीं दे रही है. पब्लिक काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दिस ओनली कि वो फील्डिंग कर रहे, पाकिस्तान है, कैसे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे. एंड ये जो तुमने बात बोली कि कोई और टीम होती तो उनको तो तोड़ दिया जाता उसके प्लेयर को, आई थिंक वो जो कैच अभी विराट कोहली का छूटा था, उसके बाद तो वो उस बंदे की भी पटाई हुई होगी भाई साहब ड्रेसिंग रूम में. मिचेल मार्श. हाँ कि भाई, क्योंकि वो जेन्युइनली वही चीज़ था, हमने कैच छोड़ा, मैच छोड़ा मोमेंट था वो. लेजिट. अगर विराट कोहली आउट होता तो देयर इज नो वे कि इंडिया जीत पाती हो मैच को, अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग ही हो जाता, केएल 200 मार देता. बट आई थिंक यही चीज़ है कि दिस इज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट एनी अदर टीम, क्योंकि मैं वही बोलने वाला हाँ, था right. कि जब बड़ी टीम्स आएंगी ना, तब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट विल हर्ट यू एंड हर्ट योर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग. अगर आपके इंडिया के अगेंस्ट मैच हो रहा है और आपने रोहित शर्मा या विराट कोहली का ऐसा कैच छोड़ दिया पहले के 10 ओवर में, भाई वो तैयार है तुम्हें चबाने के लिए. हाँ राइट. और अभी तो नसीम शाह भी नहीं है आपके पास. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, अगर आपको क्वालिफाई करना है. और अभी तो हम लोग सिर्फ क्वालिफाई करने की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना. आई एम श्योर कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जीतने का सोच रही है. दे आर अ टॉप टीम, राइट? तो उसके लिए यू कांट विन अ वर्ल्ड कप लाइक दिस. यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट फॉर श्योर. तो आई होप कि यार इस चीज़ पे वर्क करें, बिकॉज बहुत क्लमजी लग रहा होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. थोड़ा ना ऐसे शर्म से आ रही होती है भाई कि ये स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है यार इंटरनेशनल क्रिकेट में. और मैं कोई इसमें हेट वेट का कुछ नहीं है, मैं जेन्युइनली एक कंसर्न क्रिकेट फैन की तरह बोलता हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दैट. आई वांट टू सी द लेवल ऑफ फील्डिंग गो अप विद एवरी जनरेशन. तभी वो एज अ फैन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है देख के कि भाई आज से 15-20 साल पहले कौन ऐसे कूद के कैचेस लेता था, जॉन्टी रूट्स का उठा दो. अब तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है भाई वैसा. तो मतलब आई वुड से कि भाई लेट्स होप कि दे वर्क ऑन दिस, क्योंकि इसी के चलते हुए अगले 10 ओवर तक 127 रन बन चुके थे और सिर्फ 2 ही विकेट गिरते. निशांका आउट हो जाता 50 मारने के बाद. बट पहले 10 ओवर में 58 और उसके बाद 20th ओवर खत्म होते होते 127 रन बन जाते हैं. तो अच्छा खासा एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था. और उसके बाद मैं बात करूँ तो मतलब 102 रन आते हैं अगले 10 ओवर में. 30th ओवर के एंड तक 229 रन बन चुके थे. कुशल मेंडिस 100 मारता है, फास्टेस्ट 100 बाय श्रीलंकन इन द वर्ल्ड कप, फास्टेस्ट एवर. 77 बॉल्स में भाई साहब. आई थिंक 60 कुछ बॉल्स थी. नहीं 77 बॉल्स थी. अच्छा, आई एम नॉट श्योर, मुझे शायद 60 कुछ बॉल्स. बट जो भी है, आई थिंक कुशल मेंडिस का फॉर्म इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा रहा है. आई थिंक फर्स्ट मैच में उसने 70-80 रन मारे थे, एंड इस मैच में तो 100 ही मारे. एशिया कप से उसका फॉर्म एकदम से अच्छा ही है. हाँ डेफिनेटली. तो आई थिंक प्लस पॉइंट है उनकी बैटिंग में ये चीज. फॉर श्योर भाई, मतलब ही इज दैट वन स्टार गाय टू वॉच आउट फॉर इन देयर बैटिंग लाइनअप. तो इसी के चलते हुए भाई आई थिंक श्रीलंका वर क्रूजिंग. And at this point of time, they could have or should have looked towards 400. Not saying कि 400 बना दो, but close to 400 उन्हें टारगेट करना चाहिए था. 380 plus maybe. Because just imagine 230 रन आपके हैं अभी और आपके पास 20 ओवर और बचे हैं और 7 विकेट और बचे हुए हैं. तो क्या आप 150 रन भी नहीं मारोगे आखिर के 20 ओवर में? आई थिंक इजीली स्पेशली जब आपने पिछले 10 ओवर में 100 रन मारे हैं तो यहाँ से ट्रैजेक्टरी और ऊपर ही जानी चाहिए. हाँ. बट हम यहाँ पे एक चेंज देखते हैं. इसके बाद क्या होता है ना, अगले के 10 ओवर में जब 40th ओवर आता है तो 283 रन ही बनते हैं. एंड ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक ही विकेट गिरा,
बट फिर भी आपके जो रन है वो है सिर्फ 54 रन 60 बॉल्स में। ये मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लगा श्रीलंका का कि यहाँ पे आप ढीले क्यों पड़ गए, आपको यहाँ पे बिल्डअप करना चाहिए था। ऐसा होता है ना कि विकेट ज़्यादा गिर जाते हैं तो आप फिर एकदम से कंजर्वेटिव हो जाते हो, दोबारा रीबिल्ड करते हो। भाई विकेट भी नहीं गिरे यार, you cannot afford to be that conservative. You have to keep on building because mind you, जैसा कि अल्टीमेटली हुआ, जो बड़ी टीम्स है ना ये ऐसी बैटिंग पिचेस पे 350 रन चेस कर देंगे। हाँ। हम ये साल के स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं वी विल गेट हाई स्कोरिंग पिचेस। 350 रन चेस करना वुड नॉट बी अ बिग डील, स्पेशली व्हेन योर बॉलिंग इज नॉट गुड, जो कि हमने श्रीलंका के साथ देखा। आई थिंक श्रीलंका ने यहाँ से थोड़ा बॉटल करना शुरू कर दिया था। एंड यू नो ये डिट्टो सेम चीज़ अभी हमने मिड सेंटर के बारे में बोली थी। अगर क्योंकि लास्ट से सिर्फ 10 ही बॉल बची थी जब पाकिस्तान ने टारगेट चेस कर दिया था, अगर 20 रन एक्स्ट्रा होते तो हो सकता है श्रीलंका मैच जीत जाती। हाँ एग्जैक्टली। तो वो वही बात है कि आपने लास्ट में वो 20-30 रन एक्स्ट्रा मार पा रहे हो जो कि आपको ओवर द लाइन ले जा सकता है। वो श्रीलंका नहीं कर पाई इस मैच में। और यहीं पे मैं इस पॉइंट को और आगे बढ़ाऊं तो आखिरी के 10 ओवर जो थे 40th to 50th ओवर, उसमें सिर्फ 61 रन आते हैं यार। हम लोग 10 रन पर ओवर के सपने देख रहे होते हैं आखिरी के 10 ओवर में। चलो 8 रन पर ओवर तो मान लो, सिर्फ 61 रन इन 60 बॉल्स, तो इसी के चलते हुए टोटल 344 का बनता है, व्हिच वाज वेरी सब पार इन माय ओपिनियन। बिकॉज भाई देखो हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में 344 चेस करा नहीं था, बट हिस्टोरिकली कभी वर्ल्ड कप में ऐसी कंडीशंस भी नहीं थी। राइट, वी विल सी न्यू रिकॉर्ड्स बीइंग ब्रोकन। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने हाईएस्ट वर्ल्ड कप स्कोर एवर बना ही लिया है। ऑलरेडी मार्करम ने फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी एवर बनाई दी है। मेंडिस ने अपनी कंट्री के लिए बना दिया है। We will see plenty of batting records being broken in this World Cup for sure. I'm very certain. तो ऐसा नहीं था कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ तो अभी नहीं हो सकता। क्लियरली बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, बहुत अच्छे बैटिंग सपोर्ट कर रही थी वो। तो यहाँ पे श्रीलंका आई थिंक आखिरी के 20 ओवर में एंड स्पेसिफिकली आखिरी के 10 ओवर में, बिकॉज आखिरी के 10 ओवर में 61 की जगह 81 भी हो जाते अगर, तो भी आई थिंक मैच जीत सकते थे। ऑल्दो वुड यू से कि ये जो सॉर्ट ऑफ स्लम्प आया उनका, दैट इज बिकॉज पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उनने भी थोड़ा अप कर अपने गेम को, क्योंकि एज वी सॉ हसन अली ने अल्टीमेटली 4 विकेट ले लिए थे पूरे मैच में। सो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपके थ्रू आउट द 50 ओवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एब्स एंड फ्लोज इन ओडीआई क्रिकेट, तो इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू गो योर वे। इज इट जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग? इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू गो योर वे जो होता है ना, वो हम फेजेस में डिवाइड करके कह सकते हैं। जैसे कि हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कहा था आखिर के 7-8 ओवर में जब वो टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे, ये 20 ओवर की बात हो रही है 50 ओवर में से, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 40% 50% के बीच में आ गए मतलब टेरिटरी में। तो इट इज़ नॉट लाइक एक छोटा पोर्शन ऑफ द गेम है जहाँ पे एब्स एंड फ्लोज के चलते हुए आपका गेम अच्छा नहीं हो पा रहा। इट्स अ लल पीरियड फॉर यू, इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द गेम। आपने ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इनिंग्स जो है वो मैसअप कर दी यहाँ पे, डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट स्टार्ट, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी विकेट्स इन हैंड। तो आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान के बॉलिंग को ऑफकोर्स क्रेडिट जाएगा, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कैच ही पकड़ा था इमामुल हक ने, एच पे एकदम बहुत ऊंची खड़ी हुई थी बॉल, कुशन मेंडिस की थी आई थिंक। तो इम्प्रूव तो करा ही है, बट श्रीलंका शुड हैव शोन मोर इंटेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अल्टीमेटली 9 विकेट भी खो देते हैं, आखिरी के 10 ओवर में 5 विकेट गिरते हैं, बट स्टिल 345 कुड हैव बीन डिफेंडेड आई वुड से। जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो बहुत गंदी थी, बिकॉज नाउ वी कम टू श्रीलंकाज बॉलिंग। पहले के 10 ओवर में 48 रन मारती है पाकिस्तान और 2 विकेट गिर जाते हैं, एंड बिग विकेट्स, इमामुल हक और अपना बाबर आजम दोनों आउट हो जाते हैं। राइट, शफीक एक रिप्लेसमेंट था तो उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, एंड फिर रिजवान आता है। अब ये दोनों जो पार्टनरशिप बनाते हैं भाई, वो दैट वाज अनबिलीवेबल। बिकॉज इसके बाद जो सेकेंड पावर प्ले होता है 10th से लेके 40th ओवर तक, 30 ओवर जो होते हैं बीच के, उसमें ये 271 रन बनाते हैं भाई। राइट, 180 बॉल्स होती हैं 30 ओवर में, आपने 271 रन बना दिए, सुपर भाई। मतलब इससे ज्यादा आप क्या लोगे? और राइट, और मतलब सिर्फ 1 विकेट गिरता है बेसिकली ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। शफीक आउट हो जाता है 100 रन बना के, और बहुत ही क्रेजी, अच्छा कैच ही बहुत अच्छा रहता है उसका भाई। वो सुपर सब हो गया था बंदा, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। बट रिजवान की भी बात करते हैं थोड़ी सी, जिस तरीके से उसने 100 मारी है, आई थिंक 3rd ओडीआई सेंचुरी थी शायद उसकी। बीच में उसको क्रैम्प्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, बाबा वो लेट जा रहा था, बट 100 ही उसके बाद दोबारा आराम से भाग रहा है। मतलब क्या, कहाँ से ताकत आई, कहाँ से एनर्जी आई, जोश आ गया ज्यादा, जोश आ गया, एड्रेनलिन था बॉडी में, खून गर्म था। क्रेडिट टू हिम भाई, बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स थी।
और वही बात है ना कि आपको पता है आपकी टीम क्रिटिकल सिचुएशन में, बिकॉज 345 रन है तो आपको हमेशा 6 रन से ज्यादा तो मारनी है, बट आपके 2 विकेट गिर चुके हैं और मेन विकेट गिर चुके हैं पहले के 10 ओवर में, और इकोनॉमी भी सिर्फ 4.8 की चल रही है आपकी, रन रेट जो है सॉरी। तो वहां से बिल्डअप करना रिस्पॉन्सिबली एट द सेम टाइम हैविंग अ स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 100, वो बहुत कमेंडेबल लगा मुझे। एंड अल्टीमेटली वो 131 रन्स मारे तो मारे बट नॉट आउट आए वापस। तो दैट जस्ट शोज कि किस लेवल पर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड कितना परफेक्टली उसने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा है। यहाँ पे श्रीलंका की बॉलिंग में मैं एक बंदे का नाम लूंगा, पथिराना का। वही मैं बोलने वाला था। 9 ओवर डाले थे उसने, 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी थी उसकी और एक ही विकेट आया था। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पुअर था। एंड यू नो कंसिस्टेंटली जिस टाइप की वाइड्स वो डालता है, आई नो कि वो अभी छोटा है, अभी ही इज़ नॉट दैट मैच्योर, बट वो एट दैट स्टेज कहीं ना कहीं वो चीज़ इरिटेटिंग लगने लग जाती है। आई थिंक मैं वही कहूंगा कि आई थिंक वो 20 साल कुछ का ही है, तो ही स्टिल हैज सो मेनी वर्ल्ड कप्स टू प्ले फॉर, राइट। बट व्हाट आई विल से इज कि ODIs एंड टेस्ट मैचेस विल नॉट बी हिज फोर्टे। ओके, सेव हिम अप फॉर T20s, जो कि धोनी ने कहा था IPL के टाइम पे, लोग गाली दे रहे थे उसको, बट भाई ही हैड सेंस, राइट। ही इज गोइंग टू बी अ T20 प्लेयर फॉर श्योर। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि as long as you are criticizing him, it is all right, but also be wary of the fact कि बाकी बॉलर्स भी कुछ बहुत खास कर नहीं रहे। पथिराना तो फिर भी इनएक्सपीरियंस्ड है ना, राइट। उसकी हाइप क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज एक्शन कि कुछ एक्स फैक्टर लेके आता है, बाकी बॉलर्स परफॉर्म करके दो। वही मैं बात करने वाला था टॉस के टाइम पे, जो मैं कह रहा था कि सरप्राइजिंगली इनकी बॉलिंग अच्छी टर्न अप नहीं कर रही है। वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट आई वाज सेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट कुड बी मिसमैच ऑफ कंडीशंस एंड स्ट्रेंथ। ओके, स्पिन डोमिनेंट लाइनअप रहा है इनका हमेशा से। हैदराबाद की पिच ले लो, डज नॉट वर्क। मोर देन 60% ऑफ द विकेट्स हैव बीन टेकन बाय पेसर्स रिसेंटली। और बैटिंग फ्रेंडली थी, पाटा विकेट थी। अभी हमने एशिया कप में देखा था बॉल कैसे फंस रहा था विकेट पे, हमेशा लो स्कोरिंग थ्रिलर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो आई थिंक वो आउट ऑफ सिंक है भाई। दे डिड नॉट प्रॉब्ली प्रिपेयर वेल, दे शुड हैव मेड पिचेस दैट वुड काइंड ऑफ रेप्लिकेट द वर्ल्ड कप पिचेस। वो अपना घर में खेल रहे थे तो जीतने के चक्कर में इन्होंने वो बना दिया, गड्ढे टाइप के पिचेस बना दिए थोड़े। नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, बट अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आप प्रायोरिटी सेट कर लो। आपको एशिया कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आया हाथ में। सो आई स्टिल एक्सपेक्ट श्रीलंका टू फिनिश इन द बॉटम 3। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में फाइट रहेगी फॉर श्योर। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान भाई? नेक्स्ट अप इट इज इंडिया। अगले पॉडकास्ट में लोग प्रीव्यू करेंगे उस मैच का। वेयर डू दे गो दिस फ्रॉम नाउ? बिकॉज अपेरेंटली अगले 3 मैच पाकिस्तान के बहुत टफ हैं। इंडिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर साउथ अफ्रीका से। तो सांस लेने का टाइम नहीं है ज़्यादा। राइट। डू यू एक्सपेक्ट देम टू रीच द सेमीज नाउ? बिकॉज 2 मैच जीत चुके हैं 2 में से। आई डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अपनी इंडिया को हमने रखा था। एंड जो 4 टीम आनी थी, जो कि हम न्यूजीलैंड कह रहे थे, एंड जो कि सारे एक्सपर्ट्स भी काइंड ऑफ अग्री कर रहे हैं कि अगर कोई टीम बाहर होने वाली है इसमें से, तो न्यूजीलैंड होने वाली है। न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस हैज़ बीन ओनली बेटर देन पाकिस्तान। इट्स नॉट लाइक कि उनकी गंदी रही है। आई थिंक जो भी परफॉर्मेंस रही है वो पाकिस्तान से बेटर ही रही है इस टाइम पे। तो आई डू थिंक कि इस टाइम पे भी आई वुड नॉट कंसिडर देम टू फिनिश इनसाइड द टॉप 4। एंड जो अगले 3 फिक्चर्स एज यू सेड, एक इंडिया से, साउथ अफ्रीका से एंड लास्ट से ऑस्ट्रेलिया से, आई थिंक ये तीनों फिक्चर, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये तीनों फिक्चर शायद ये लोग हार जाएं। और पॉइंट ये इसमें से, अगर मैं चाहूँ तीनों ना हारे, अगर 2 भी हार जाते हैं, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, तो क्या पॉइंट होगा? बेसिकली 5 मैचेस में आपकी 3 विक्ट्रीज होंगी और 2 लॉसेज होंगे। हाँ। विच मीन्स कि आपको आखिरी के 4 मैचेस में कम से कम 3 मैच जीतने पड़ेंगे, और तब भी शायद नेट और नेट के ऊपर बात आ जाए। टू बी एब्सोल्युटली सेफ यू विल हैव टू विन ऑल द 4 गेम्स। और उसमें भी आपका न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम्स आएंगी बाद में। न्यूजीलैंड इंग्लैंड आएगी, राइट। तो दिस इज व्हाई द वर्ल्ड कप इज सो टफ भाई। दिस फॉर्मेट इज रियली टफ। यही मुझे लगता है सोच के। सो ऑल्दो अफगानिस्तान मिलेगी वहाँ पे एक काइंड ऑफ वीकर टीम हमें होपफुली, और बांग्लादेश भी मिलेगी। बट हाँ भाई, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड विल नॉट बी अ जोक। तो अल्टीमेटली आई थिंक वही बात आ जाती है, ये जो 4th प्लेस के लिए जो लड़ रहे हैं ना, उनका आपस के मैच कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करता है डेफिनेटली। बट हाँ भाई, एटलीस्ट अ गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान। लेट्स सी इफ दे कैन पुल ऑफ एन अपसेट ओवर अस ऑन सैटरडे, एंड हम स्पॉट में आज वो अच्छा करते रहे, राइट। सो यू नेवर नो भाई। बट लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल। बिफोर मूविंग ऑन टू फुटबॉल, देयर इज जस्ट वन क्विक क्वेश्चन अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। ओके। गिल को डेंगू हुआ है एंड अपेरेंटली इट्स मोर सीरियस जितना अभी तक कहा जा रहा था। शायद पाकिस्तान का गेम भी वो मिस करेंगे गिल। हैविंग सेड दैट, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, नथिंग कॉन्क्रीट राइट नाउ, बट ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद इंडिया एक बैकअप ऑप्शन के लिए देखे। एंड जो बैकअप ऑप्शन के लिए जो 2 कैंडिडेट हैं, एक है अपना जायसवाल, एक है गायकवाड़। सो इन दोनों का अगर चांस बनता है, बाई चांस
आई होप ना बने, मतलब उसके लिए भी गिल वापस आ जाए, बट अगर इनका चांस बनता है, हु वुड यू पिक? If I have to choose one personally, भाई बहुत टफ क्वेश्चन है ये। Exactly. अच्छा, कई लोग धवन भी बोल रहे हैं इसमें। आई थिंक वो, हाँ, मैं आई नो धवन कह रहे थे। भाई जो लोग भी धवन कह रहे हैं ना, अपने मुंह पे चांटा मार लो पहले तो एक बार। नहीं चांटा इसलिए मार लो ताकि होश में आ जाओ, क्योंकि वो बंदा as much as I want him to play, he has not been in the scene for a long time. Exactly. तो वो इम्पोर्टेंट होता है वर्ल्ड कप में वो भगवान नहीं है कि वो सीधा आईसीसी में आके कुछ भी कर देगा। वेरी अनफेयर ऑफ अस टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, बहुत अनफेयर हो जाएगा वो। तो वो तो छोड़ ही दो। भाई जायसवाल और गायकवाड़, यार आई एम टेम्पटेड टू से जायसवाल काइंड ऑफ, बिकॉज काफ़ी अच्छा उसने दिखाया डिस्प्ले, एंड काइंड ऑफ गिल का जो है बेसिकली वो जो पर्सोना है ना, यूथफुल है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ऑल्सो लेफ्ट हैंडर भी है, सो मेनी चेक बॉक्सेस बीइंग टिक्ड विद रोहित शर्मा। बट गायकवाड़ हैज आल्सो बीन अप देयर भाई, ही हैज आल्सो बीन अप देयर। आई थिंक एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा है गायकवाड़ का, प्लस अभी एशियन गेम्स में कैप्टेंसी करके आ रहा है, तो आई डू थिंक वो थोड़ी मैच्योरिटी भी है उसके अंदर। अगर मेरे को पर्सनली ऑप्शन मिलता है, एज मच एज आई वांट कि जायसवाल मैं चूज़ करूँ एट दिस वेरी मोमेंट, क्योंकि एज यू राइटली सेड वो सारे कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं, आई थिंक मैं गायकवाड़ चूज करूंगा। अच्छा, आई एम टेम्पटेड टू चूज जायसवाल। ओके, सोली फॉर द रीजन कि उसके पास इतना डेटाबेस है ही नहीं अपने दिमाग में कि वो समझ पाए कि वर्ल्ड कप कितना बड़ा चीज़ है, एंड मे बी दैट विल प्ले इनटू हिज फेवर। प्लस इतना प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं है कि वो उतना डीप जाए हाइप के अंदर। जस्ट express yourself. Okay. And this is just my opinion. I know ये गलत भी हो सकता है, so I'm open to the other interpretation as well. Okay. But that's just how I feel. But हाँ भाई, इंडिया के लिए भी let's hope कि अभी मैच चल रहा है अफगानिस्तान से उनका, hoping कि comfortable position पे हो, और फिर पाकिस्तान की मैच की तो बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। But now let's move on to football finally. काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल कुछ हमने अनपॉपुलर ओपिनियंस निकाले हैं, बिकॉज अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, मैचेस नहीं थे, तो वी हैड सम टाइम टू डू समथिंग फन। एंड इसमें कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो है फुटबॉल की रिगार्डिंग ईडन हज़ार्ड जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोनाल्डो अपैरेंटली वांटिंग टू प्ले 2026 फीफा वर्ल्ड कप, राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग इन ओपिनियंस में कवर भी करेंगे, तो एक फन सेगमेंट होगा। तो भाई पहला जो ओपिनियन है कंट्रोवर्शियल या फिर अनपॉपुलर, वो क्या होने वाला है? सबसे पहला जो होने वाला, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा फायरी क्वेश्चन है। सी द ओपिनियन इज MLS वर्सेस सऊदी, जो दोनों लीग्स हैं, इट्स नॉट इवन अ डिबेट कौन सी बेटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कैसे डिफेंड करोगे? ऑफ कोर्स आई हैव टू डिफेंड MLS बिकॉज मेसी वहाँ पे खेलता है, बट तुम जो है सऊदी को डिफेंड करोगे बिकॉज रोनाल्डो वहाँ पे खेल रहा है, या फिर और भी प्लेयर्स? लॉजिक से। तो भाई स्टार्टिंग ऑफ द सेगमेंट विद प्रॉब्ली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, या फिर और भी चीज़ें आने वाली हैं? आई थिंक सबसे कंट्रोवर्शियल यही होगा। तो आई मीन लेट्स वेट फॉर रोनाल्डोज डिस्कशन ऑन 26 वर्ल्ड कप, आई हैव समथिंग टू से ऑन दैट। बट हाँ यार, I'll ask you to start. Why do you think Saudi is better? I think first of all I would say जो प्रोजेक्ट चल रहा है टीम्स का, एक जो चीज़ मेरे को लगी है MLS की देखते हुए, which is कि they're not even looking forward to building that competitive league right now. मतलब क्योंकि they are not properly capitalizing what Messi brings to the table right now. वो प्रॉपरली उस चीज़ को इम्प्लाई करने का नहीं सोच रहे बाकी क्लब्स में भी, ताकि MLS एज अ लीग ग्रो करे इस टाइम पे। एंड सऊदी को देखें तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। विद इन जस्ट वन ट्रांसफर विंडो उन्होंने 4 प्रॉपर टीम्स खड़ी कर दी हैं इस टाइम पे, जिनके अंदर 4 एंड आई थिंक आई वुड से 4.5 प्रॉब्ली, जिसमें 8 प्लेयर्स यूरोपियन प्लेयर्स हैं इस टाइम पे। तो आई थिंक कि इन जनरल भी अगर हम लोग बात करें विनिंग दैट टाइटल में, तो देर आर लिटरली 4 एंड जो भी, अगर एक तो आधी है वैसे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर टीम प्लेयर्स नहीं आए हैं उस टाइम पे। किस टीम का नाम ले रहे हो बता दो। इत्तेफाक, क्योंकि उसमें जेरार्ड मैनेजर है, ही इज़ डूइंग वेल, बट उसमें प्रॉपरली यूरोपियन प्लेयर्स उतने ज़्यादा आए नहीं है इस टाइम पे। बट बाकी टीम्स में अल इत्तिहाद की बात करूँ, अल नसर की बात करूँ, अल हिलाल की बात करूँ, अल अहली की बात करूँ, एंड ये 4 टीम्स आई थिंक कि इतनी जिस टाइप के लोग लीग बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड जो उनका गेम प्लान अभी चल रहा है जो कि इसको और ऊपर करने वाला है, विच आई थिंक सऊदी लीग इज़ गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर ओनली आगे जाके। बट एज ऑफ नाउ भी आई थिंक कि इट्स जस्ट दैट कि वो जो फुटबॉल देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी बेटर हो चुका है, जो लोग पिछले साल से फॉलो करते आ रहे हैं उस चीज़ को। तो जस्ट हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिस तरीके से वो फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। इवन हम लोग देख रहे हैं कि ये सऊदी के जो क्लब्स हैं इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, एंड जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है।
आई थिंक जो वो होता है ना कि कौन सी लीग बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, आई थिंक सबसे बड़ा उसका वही होता है कि अगर आप ऑल स्टार्स मैच करा दो, अगर सऊदी का ऑल स्टार्स मैच होता है, आई नो कोई सऊदी प्लेयर आएगा नहीं उसमें, बट जनरली दे हैव क्रेजी गुड प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन राइट नाउ। तो आई थिंक वो जो एकदम एग्जैक्ट प्लेयर क्वालिटी वाली चीज़ होती है उसमें तो ईजिली दे आर फार अहेड राइट नाउ देन MLS। तो ओवरऑल भी आई थिंक कि लीग राइट नाउ, आई नो कि उनसे पोजीशन नीचे है MLS की राइट नाउ, एंड MLS का भी आई हैव टू गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि उनने भी अपनी मीडिया प्रेजेंस काफ़ी अच्छी कर रखी है इस टाइम पे। आई थिंक सऊदी लीग बेटर है। तो मेरा यहाँ पे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये होने वाला है, एक तो जो तुमने पूरा जो भी कुछ बोला है ना वो एक ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड है। ओके, वाई आई से MLS इज बेटर इज बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब मेसी जो है वो ला लीगा से चला गया था और PSG को ज्वाइन कर लिया था, तो क्या लीग 1 ला लीगा से बेटर हुई थी? नहीं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज। ओके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कौन सी लीग बेटर है, तो वी स्पीक ऑन फैक्ट्स जो कि आज की डेट तक बने हैं, आज की डेट से लेके जब तक क्रिएशन हुआ तब से, राइट। एंड उसमें कोई आस पास भी नहीं आता मतलब MLS और सऊदी कंपैरिजन। नहीं, बट द थिंग इज कि दे आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ना, एज ऑफ नाउ विच लीग इज बेटर राइट नाउ इन 2023? भाई आई थिंक द क्वेश्चन वाज व्हिच लीग इज बेटर, यार आई थिंक अगर ओवरऑल बोला जाएगा तो सऊदी की तो हिस्ट्री नहीं है ना उसकी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो अगर हम लोग किसी चीज़ को उस बेसिस पे कंपेयर करें कि इनकी तो हिस्ट्री नहीं है, लाइक अगर हम लोग इस टाइम पे बोले कि मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में से बेटर टीम कौन सी है, ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी है। एंड वही बात है ना कि इफ एनीबडी हु सेज कि सऊदी इज अ बिगर लीग देन MLS, आई थिंक ही इज अ फूल। आई थिंक इस टाइम पे तो है वही ना, व्हेन वी से अगर हम लोग ये कहते हैं कि ला लीगा ज़्यादा बड़ी है या फिर लीग 1 ज़्यादा बड़ी है, ऑफ कोर्स ला लीगा ज़्यादा बड़ी है, राइट। बट जब PSG के मैचेस हो रहे थे तो सबसे आई एम श्योर उनकी व्यूअरशिप बाकी मैचेस से ज़्यादा थी जो कि ला लीगा में थे, अपार्ट फ्रॉम एल क्लासिको। मतलब मे बी, आई डोंट नो। आई मीन जस्ट इमेजिन मेसी, नेमार, एम्बापे तीनों की फॉलोइंग वहाँ पे आ रही है। इवन रामोस। आई नो दैट, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स, सो नॉट रियली श्योर, बट हाँ हो सकता है। और पॉसिबली राइट अप देयर। ऑफ कोर्स वी डोंट नो द स्टैट्स, सो वी कांट कोट, बट यू गेट माय पॉइंट एसेंशियली, राइट? कि वो स्टार पावर की वजह से ही कितना खींच के लेके जा रहे थे, राइट? तो वही पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि प्लेयर्स तो सारे जा रहे हैं सऊदी में, एंड जो ट्रैजेक्टरी पे लोग चल रहे हैं इवेंचुअली दे विल ओवरटेक MLS. इट इज इनएविटेबल एट दिस पॉइंट। डू यू थिंक एट दिस मोमेंट इन 2023 दे हैव overtaken MLS? इन व्हाट सेंस? डिपेंड्स। क्वालिटी, सी क्वालिटी वाली वही बात आ जाती है, क्वालिटी की मतलब किस लेवल के प्लेयर्स हैं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि नाम ज़्यादा बड़े हैं, बट क्वालिटी ऑफ लीग इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द कवरेज, द मीडिया, हाँ डेफिनेटली द एम्बियंस, और वो सब मिला के मुझे लगता है लाइक फॉर सम रीजन आई जेन्युइनली बिलीव, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मेसी ही गया है और यहाँ पे सारे प्लेयर्स गए हैं, मे बी इट इज़ द इंग्लिश बायस, बट द कवरेज दैट MLS इज गेटिंग, द हाइप दैट इट इज गेटिंग बाय द यूरोपियन मीडिया इज मच हायर देन सऊदी अरेबिया। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि MLS को जो हाइप मिलती है ना, दैट इज ओनली व्हेन मेसी प्लेज, एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन क्लब राइट नाउ। वेराज अगर हम सऊदी की बात करें, एज ए लीग की बात करें, क्योंकि आई डोंट रियली थिंक कि कोई भी और क्लब को कवरेज मिल रही है, इवन हाफ द कवरेज दैट इंटर मामी इज गेटिंग। इट इज बट नेचुरल। वेराज अगर हम लोग सऊदी की बात करें, वहाँ पे नेमार है जो कि अपने आप में एक फिगर है, अल इत्तिहाद में बेंजेमा जो कि अपने आप में एक फिगर है, यहाँ पे रोनाल्डो है जो कि अपने आप में एक फिगर है। तो ये तीन टीम्स जो ऐसे हो गए जो कि जिनके जो मैस्कॉट है वो प्रॉब्ली फुटबॉल के एक मैस्कॉट है। नहीं ट्रू। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये कि मतलब बहुत सिंपली पुट करूंगा, आई कुड बी रॉन्ग, ऐसे सोचो सिंपली, जब मेसी गोल मारता है मायामी से और जब रोनाल्डो हैट्रिक मारता है अल नसर से, ज़्यादा मीडिया में कौन दिख रहा होता है? मेसी, हाँ राइट। तो वही बात है ना, बट MLS इज गेटिंग मोर कवरेज। आई थिंक ये मीडिया वाला पॉइंट तो इधर वे जब वो यूरोप में थे तब भी था। अच्छा हाँ, तुम उस लेवल पे जा रहे हो? नहीं, आई थिंक था जब मेसी कुछ भी गोल मारता था या कुछ भी असिस्ट देता था, इट वॉज शोन बाय द मीडिया अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड यहाँ पे आई थिंक एक जो सबसे ज़्यादा फेवर करती है MLS को चीज़, वो ये है कि ESPN जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली वही मैं आ रहा था कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है ना, मतलब ESPN तो मेसी के आने के पहले से डिटेल में कवर करती है, उनका एक अलग से वो ब्रांच बनी हुई है फॉर अमेरिका, तो वो पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं। एंड लाइक इट और नॉट, ESPN की काइंड ऑफ एक जेन्युइन, एक आई वोंट से मोनोपोली, बट एक जेन्युइन, हाँ, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली स्पोर्ट्स एनालिसिस और कवरेज में।
तो ऑटोमेटिकली दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स फॉर द इंडस्ट्री, दे आर सेटिंग द बेंचमार्क्स Right. एंड एवरीबडी एल्स इज फॉलोइंग द सूट. तो मेरे को तो ये जेन्युइनली लगता है ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हॉलीवुड फैक्टर, जैसे सेलिब्रिटीज हैं वहाँ पे अमेरिका में. मीडिया वाइज अभी तक तो हब माना गया है अमेरिका को इन द 21st सेंचुरी. ऑब्वियसली इट इज चेंजिंग नाउ, इंडिया की तरफ भी काफ़ी कुछ आ रहा है, बट अभी तक वो हॉलीवुड का जो फैसिनेशन है कि हमें मीडिया स्टार बनना है, हमें यूएस जाना है, तो वो अभी काइंड ऑफ एक रेसिडुअल स्टेज पे है, बट अभी भी है. तो व्हेन यू सी 20-30 सेलिब्रिटीज इन द वीआईपी लिस्ट ऑफ अ स्टेडियम इन से मायामी और सम अदर स्टेडियम, तो आपका ऑटोमेटिकली सारे कैमराज वहीं पे जा रहे हैं, सारी हाइप वहीं पे जा रही है, सारी रील्स उनकी बन रही है. Right. अच्छा, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, लेब्रॉन जेम्स आ रहा है, उससे गले मिल रहा है, वो अपनी इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा है. हाँ. तो द एंगेजमेंट इज मल्टीपल फोल्ड्स एज अपोज टू रोनाल्डो, जहाँ पे क्वाइट फ्रैंकली फर्स्टली आई फील कि इतने सारे स्टार्स आ गए कि वो भी थोड़ा बहुत ना इवेंचुअली आदमी फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, विच काइंड ऑफ शोज इन द नंबर्स. द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल सी अल नसर प्लेइंग इन फुल हाउस को उल्टा क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियली फुल हाउस, is much higher than what Messi has to see in MLS. In fact, Messi जब भी जाता है अभी फुल हाउस ही होता है. Right. अल नसर को या फिर इनफैक्ट सऊदी में हम लोग देखते हैं चीज़ कि खाली सीटें पड़ी हुई हैं काइंड ऑफ. तो व्हाट डज दैट मीन कि दे काइंड ऑफ हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड. ओके. कि ये प्लेयर्स तो आ ही रहे हैं बड़े बड़े. ओके. आज नहीं तो कल देख लेंगे. अभी MLS में जब मेसी जाता है ना, इट इज़ एन इवेंट हर जगह पे. तो एज ऑफ नाउ इवन इन 2023 आई वुड से मीडिया वाइज इट इज मच मोर हाइप्ड. पता है मेरा पॉइंट ये इसमें, ये जो भी आर्गुमेंट थी ना, दैट इज बेस्ड ऑन मेसी एंड इंटर मायामी. एंड यू आर सेइंग कि लीग एज अ होल वो नहीं है. अगर हम लोग सऊदी की बात करें, आई एम नॉट जस्ट स्टिकिंग टू रोनाल्डो एंड अल नसर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्लब्स एंड डिफरेंट सुपरस्टार्स राइट नाउ. एंड ये मीडिया हाइप वाली चीज, क्वेश्चन ये हो सकता है कि इवन इफ यू कंबाइन दोस क्लब्स, इट इज क्वाइट हार्ड टू मैच the coverage that Miami is getting right by the media. हाँ. But I think देखो बाकी जितने भी क्लब्स हैं, I don't think अल इत्तिहाद का because of बेंजेमा बहुत significant फर्क पड़ा. I think अल हिलाल का for sure नेमार के आने से पड़ेगा, but bro watch out, he will not be playing a lot of games, he will get injured. नहीं, हाँ ये पॉइंट तो है. एंड आई थिंक अल इत्तिहाद में जो बेंजेमा चाहता था अपना, वो नहीं कर पाया क्लियरली नहीं. इनफैक्ट रिफ्ट के रूमर्स आ रहे हैं. रिफ्ट के रूमर्स आ रहे हैं. अल अहली में तो कोई बहुत बड़ा स्टार है भी नहीं है, मतलब ए टॉप टियर लिस्ट का. अल नसर ऑफ कोर्स रोनाल्डो के चक्कर में होगा, माने भी आ गया, बट देन अगेन व्हेन यू कंपेयर अल नसर एंड मायामी, आई थिंक मायामी विंस हैंड्स डाउन. well, आई थिंक अल नसर और मायामी में मीडिया कवरेज में ऑब्वियसली मायामी जीत जाएगी, बट अगर हम लोग 3-4 क्लब्स को मिला लेंगे तो देयर इज अ वेरी पॉसिबल रियलिटी जहाँ पे शायद सऊदी ओवरटेक करता है उस चीज़ को. बट देन वोंट यू आल्सो से कि मायामी जिस क्लब को खेल रहा था उसकी भी तो कवरेज बढ़ती है हमेशा, तो वो भी तो एक तरीके से ट्वाइस इफेक्ट हो रहा है. हां, I mean you see them making pizza memes on नहीं, पिज्जा मीम्स तो बना रहे हो आप, वो चीज़ आप ठीक कर रहे हो, वो कर भी रहे हो ठीक, पर मुझे लगता है जैसे ये 4 क्लब्स जो है ना, ये मेन मीडिया अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं. ये जो यार बहुत ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पोस्ट्स अबाउट अल इत्तिहाद. अल इत्तिहाद, चलो अल इत्तिहाद को नहीं भी करना तो आई थिंक अल अहली का होता है. दे आर जस्ट टू टीम्स राइट. नहीं, आई थिंक अल अहली में तो काफ़ी स्टार्स हैं, तो उनका कवर ही होता है, क्योंकि फर्मिनो आ चुका है, मारेज आ चुका है, केसी आ चुका है, हेंडरसन आ चुका है, मेंडी आ चुका है. डू दीज स्टार्स हैव दैट ग्रेट ऑफ अ फॉलोइंग? आई थिंक ईदर वे जो MLS की जो टीम्स हैं उनसे तो ज़्यादा है ही ना फॉलोइंग अल्टीमेटली. एंड नॉट जस्ट इन दैट, अगर हम लोग पूरी MLS में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉलोड क्लब है इंटर मायामी है, उससे ज़्यादा फॉलोड क्लब कौन सा? अल नसर है. तो जो सोशल मीडिया, डायरेक्ट सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है, वो ईदर वे अल नसर ऊपर सुपरसीड कर रही है उस चीज़ को. आई मीन यू कैन आर्ग्यू दैट कि क्योंकि रोनाल्डो के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं. हाँ ट्रू, बट मैं वही तो कह रहा हूँ, माई आर्गुमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो एंड मेसी, इट्स अबाउट द लीग इन जनरल. एंड अगर ये स्टेटमेंट इज अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल, पूरा अब पहले से लेके अब तक, बेसिकली एज ऑफ नाउ कौन सी बेटर लीग है, तो आई थिंक इट इज क्लियरली MLS, बिकॉज हिस्ट्री पूरी काउंट होगी यहाँ पे. हाँ. एंड इसीलिए देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज सो हाईली रैंक्ड एज अपोज टू सऊदी, जो कि बहुत जेन्युइनली बहुत बड़ा गैप है रैंकिंग्स में, क्योंकि सऊदी बहुत अनरिकग्नाइज्ड हिस्ट्री से अभी दे आर राइजिंग अप द रैंक्स. एग्जैक्टली. तो उनका राइज बहुत तेज हो रहा है, बट दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर. तो लाइक विच इज द बेटर लीग? MLS फॉर श्योर. करेंटली विच इज द बेटर लीग, वो डिबेटेबल है मेरे लिए. मेरे लिए पॉइंट ये होगा, एज यू क्योंकि वैसे भी सऊदी का इस रेवोल्यूशन से पहले यू कांट नेम एनी बिग प्लेयर जो एग्जैक्टली बट MLS में हिस्ट्री रही है, बेकम, ज़्लाटान, सब खेले. मैं तो यही कहूँगा कि अगर इट्स अबाउट द होल लीग इन जनरल, जिसमें सब चीज़ इंक्लूड होती है, पूरी हिस्ट्री आती है,
then MLS is far ahead of Saudi league. But as of now 2023 में कौन सी better league है? I think Saudi is clear. Like right now in the current moment, Definitely. Saudi could be better. I think that's the right way to put it. But next पे चलते हैं. Next हमारा होने वाला है Rodri is the most important player at Manchester City. Now काफी लोग कहेंगे कि हालैंड हो सकता है इसमें, De Bruyne हो सकता है, अल्वारेज हो सकता है. But I do agree with this opinion. I think Rodri at this moment is the most important player in Manchester City. क्योंकि अगर हम लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखें, इस सीजन वो 3 मैच खेले उसके बिना, एंड वी हैव क्लियरली सीन, क्योंकि हम लोग सिटी भी फॉलो करते हैं, कितना ज़्यादा वो लोग लैक करते हैं इन द मिडफील्ड, कितना बड़ा गैप छोड़ती है उसकी एब्सेंस, एंड बिल्कुल फ्लूइड नहीं लगती सिटी, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि सिटी इज ऑलवेज दैट टीम. कोवाचेच, नूनेस, फिलिप सबको ले आओ, बर्नार्डो भी पीछे ट्राई कर लिया, वो कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा उस चीज़ को. एंड the fact कि Guardiola ने खुद कहा था कि he is possibly the best CDM that he has ever coached. He has coached Busquets, by the way, भाई. तो it is in itself a very big statement. I think it genuinely has a case to be made. It is unpopular, but it could well be true. But my question is, we don't know अगर De Bruyne आएगा और Rodri नहीं होगा, क्या तब भी City हार रही होगी? I am open to that. Okay. So can we really say कि Rodri is the most important player? I would say according to the database that we have. नहीं, देखो डेटाबेस में क्या तुम कह रहे हो कि Rodri 3 मैच नहीं खेला तो 3 हार गए, बट यू ऑल्सो से कि वो 3 मैच केविन De Bruyne भी नहीं खेला है. But maybe it is how we can interpret it is कि exactly जब De Bruyne और Rodri दोनों में से कोई एक हो कम से कम तो टीम बच जाएगी, बट जब दोनों ही नहीं हो तो टीम डूब रही है. अब मेरा पॉइंट ये है इसमें, क्योंकि De Bruyne को सॉर्ट ऑफ उसकी एब्सेंस को कवर अप करने के लिए अल्वारेज हैज डन अ वेरी गुड राइट नाउ. Although, would you really say that? Because Haaland has clearly struggled in the absence of De Bruyne. No, I know Haaland has struggled, but the thing is कि Alvarez has stepped up with goals and with assists whenever City has needed that. But the thing is कि वो भी उसने तब करा है जब Rodri has been there. अभी जो लास्ट मैच था जिसमें अल्टीमेटली हार गई थी सिटी, उस मैच में भी व्हेन रॉड्री वाजंट देयर तो वो क्लियर दिख रहा था कि ये लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज में. मिडफील्ड पूरी टीम फ्लूइड ही लगी नहीं रही थी बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द पॉसिबल रीजन क्यों ये लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं रॉड्री के बिना? आई थिंक एक प्रॉपर डीएमएफ ना होना इन हिज एब्सेंस. कैल्विन फिलिप्स पे वो ट्रस्ट करता नहीं है, एंड विद ऑल डी रिस्पेक्ट कैल्विन फिलिप्स हैज नॉट बीन गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी. रॉड्री जो है भाई वो मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई ही वन द यूएफए चैंपियंस लीग का बेस्ट प्लेयर जो मिला था उसे. There's a reason why he won that over Haaland. तो and Haaland has not been good this season. उसके बाद भी सिटी मैचेस जीती है. It's not like कि वो जीते नहीं है, क्योंकि अल्वारेज ने कॉम्पनसेट किया है वहाँ पे. बट जब रॉड्री नहीं खेला है तो दे हैव क्लियरली स्ट्रगल अ लॉट, एंड इट्स नॉट नेचुरल. अगर हम लोग देखते हैं कि पेप गार्डियोला की टीम मिडफील्ड में इतना स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ये ऐसी टीम्स होती हैं जो एकदम डोमिनेट करती है मिडफील्ड्स को. तो अगर वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है, एज ऑफ नाउ आई डू थिंक कि रॉड्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एट मैनचेस्टर सिटी. बट कैन वी रियली से दैट? क्योंकि फिर वही मैं कहूँगा, अगर De Bruyne खेल रहा हो इस टीम में और रॉड्री ना हो, क्या हम फिर भी सिटी को हारते हुए देखेंगे? क्योंकि वी आर बेसिंग आवर होल आर्ग्यूमेंट ऑन द फैक्ट कि सिटी हारी है. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जो हारी है मैचेस वो हार्डली कुछ गैप से हारी है. बहुत डोमिनेटिंग लॉसेस नहीं हुई है उनकी. मे बी Alvarez is contributing. Maybe Kevin De Bruyne would also create some assists for Haaland, जिसके वजह से they will potentially outscore their opponent. Because we also see how एक स्टैट देखा था मैंने कि कोई न्यू कैसल थी या पता नहीं कोई बॉटम, कोई न्यू कैसल तो अच्छा कर रही है, इनफैक्ट एवर्टन थी या पता नहीं कौन थी, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस. वुल्व्स हो गया, यस, आई डोंट नो द नेम, बट कोई ऐसी टीम थी, मीडियोकर सी टीम थी पीएल में, जिसने इस सीजन मोर चांसेस क्रिएट करे ऑन एन एवरेज एवरी गेम दैन सिटी. ओके. So you clearly see there is a definite lack of supply in Manchester City, which we kind of also see how, जैसे अभी हमने लास्ट गेम में देखा था सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था इनका, राइट? और सेकंड हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था आर्सेनल के अगेंस्ट. अगर De Bruyne होता, कैन यू इमेजिन ये चीज हो सकती थी? अब पता है सरप्राइजिंग स्टार्ट है, शायद 2010 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि सिटी सिर्फ 4 शॉट लिए पूरे गेम में. तो वही ना, क्रेजी, बट ये कितना अजीब सा स्टार्ट है ये. कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो, अगर De Bruyne होता तो ऐसा पॉसिबल होता? आई एम श्योर वो हालैंड को कुछ ना कुछ तो बना के देता. पता है होता, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज कि वो मैचेस तब भी जीते हैं विदाउट De Bruyne. नहीं, बट इस सीजन हमने ये केस नहीं देखा ना जहाँ पे De Bruyne हो बट रॉड्री. हाँ, राइट. तो वी स्टिल हैव दैट टू एक्सप्लोर. तब पता चलता है कि रॉड्री की एब्सेंस रियली मैटर्स और नॉट, बिकॉज तब De Bruyne होता मे बी टू कवर अप.
So that could also be, you know, one potential clog in the hole जो कि हमें नहीं पता. But it is very plausible to make a case for Rodri because कुछ भी कह लो वो बंदा वो engine of the team जो होता है ना, heart of the team, वो तो clearly दिखता ही है. And one more thing what I feel is कि Guardiola के tactics जो 3-4 वाले हैं ये इतने peculiar in nature है कि आपको वैसे भी एक बंदा DMF पे चाहिए जो कि प्रॉपर मूवमेंट समझता हो हर चीज का, क्योंकि जो दूसरा DMF भी होगा ना डबल पिवट में वो भी आगे जा रहा होता है. डेफिनेटली. तो यू शुड नो व्हेन टू ड्रॉप बैक, बिकॉज हम कई बार देखते हैं कि बैक 3 की जगह लेफ्ट साइड पे आके भी आगे निकल जाता है अलॉन्ग साइड राइट साइड पे काइल वॉकर. राइट. तो पीछे 2 ही बंदे बचते हैं लिटरली. सो व्हेन टू ड्रॉप बैक, चेंज इनटू अ 4-2-3-1, व्हेन टू मूव फॉरवर्ड, किस पोजीशन में आपको होना चाहिए किस मोमेंट पे, बिकॉज ही डज गो फॉरवर्ड, ही स्कोर्स गोल्स, द क्रूशियल वंस. तो वो परफेक्ट ब्लेंड ना, वो एक जो आपकी टीम का हार्ट है वही कर सकता है. आई थिंक उसकी वजह से रोड्री के सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. पॉसिबली डे ब्रुयने का काम इज रिस्ट्रिक्टेड टू सप्लाइंग एंड स्कोरिंग. तो जो डिफेंसिव हाफ ऑफ द गेम है वो रोड्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेचुरली बिकॉज ही इज़ अ CDM. तो मे बी वी कैन आर्ग्यू कि यू नो बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ नैक ऑफ स्कोरिंग क्लच गोल्स एंड इज़ वेरी क्रूशियल इन दोज मूवमेंट्स. Possibly he is, like, would you say he is the most? I think so. At this moment, I think so. So what is the next controversial opinion? Next हमारा होने वाला है, ये काफी controversial है, which is Mbappe has kind of become irrelevant in this season. जिसको लेकर I strongly agree. इसके पीछे का context क्या है या फिर क्या किस intention से हम ये बोल रहे हैं जरा वो समझा दो. Exactly, क्योंकि irrelevant means कि आपको लोग उतनी attention नहीं दे रहे. Basically लोग उतना ध्यान ही नहीं दे रहे आप पे. Which has been this case in the media as well. क्योंकि Mbappe is one of the poster boys of football right now. भाई अभी हुआ था 2022 का FIFA World Cup फाइनल. अभी हुआ था. Exactly. जब हालैंड की वो रील निकल के आई थी कि वो अकेला वेट कर रहा है सबके आने का, बोर हो रहा है. Right. और Mbappe वहाँ पे हेडलाइंस छीन रहा था. तो हाँ प्लीज कंटिन्यू. तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया क्योंकि जब वो गोल मार रहा है ना तो भी उसको वो टेंशन नहीं मिल रही. भाई देयर इज जीरो हाइप अराउंड PSG. जीरो हाइप अराउंड लुइस एनरिके आया इस बार. राइट. डेम्बेले ऐसा सांप गया वहां पे. देयर इज जीरो हाइप अराउंड PSG. राइट. एंड एम्बापे को भी लेके मुझे लगता है क्योंकि उसने आई थिंक इस सीजन में 8 गोल मार चुका ऑलरेडी. 8 गोल कम नहीं है. आई थिंक शायद हालैंड के बराबर ही है, हालैंड से 1 गोल कम है. बट द फैक्ट इज कि भाई उसके बाद भी उसको जीरो हाइप मिल रही है. यू नो यू रिमेंबर जब हम लोग एक टाइम पे कह रहे थे कि जो बैलन डॉर टॉप 3 होने वाले हैं उसमें अल्टीमेटली एम्बापे होगा 3 पे. अब तो मुझे जेन्युइनली लग रहा है टॉप 3 में होगा ही नहीं बंदा. एंड ये कर्स है क्या है बिकॉज एम्बापे ऑलवेज मैनेजेस टू फिनिश अराउंड द 5th स्पॉट. हाँ हमेशा. लास्ट टाइम ये वो बंदा है जिसने अभी वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मारी थी. हम कह रहे थे बैलन डॉर जीत सकता है बंदा और ये रोनाल्डो फैंस कह रहे थे कि मेसी के ऊपर एम्बापे जीतेगा. एंड ये बंदा बिकॉज फाइनल तक तो वो भी पहुंचा, टॉप स्कोरर था और यूसीएल में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था. कैन यू इमेजिन हाउ द टेबल स्टोन. एंड अल्टीमेटली ये बंदा टॉप 3 में भी शायद ना हो क्योंकि क्योंकि बैलन डॉर एट द एंड ऑफ द डे होता है, हाइप होती है उसकी. जीरो हाइप अराउंड हिम. जब वो गोल मार रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, जब वो गोल नहीं मारा तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. अनदर फैक्टर है कि लीग 1 जो है वो इस टाइम पे टॉप 5 लीग्स में नहीं है. आई थिंक दैट इज अ बिग फैक्टर बिकॉज पता है जो फुटबॉल फैंस भी हैं हम भी ये सोचेंगे ना, अ गाय हु इज सपोज्ड टू बी इन हिज प्राइम और एंटरिंग हिज प्राइम वेरी सून, ही विल बी 25. नेक्स्ट मेसी रोनाल्डो वाला उस पे आने वाला है. हाँ आई थिंक इन अनदर 2 years रोनाल्डो आई थिंक रियल मैड्रिड कब गया था 26-27 साल की उम्र में. हाँ. तो ही वाज एंटरिंग विद हिज प्राइम. 25 में चला गया था. 25 में चला गया था. तो लाइक विद इन 1 or 2 years रियल में ही वाज एट हिज प्राइम राइट. अराउंड 27-28 यूजुअली लोग पीक हिट करते हैं. राइट. मेसी भी तुम देखोगे उस टाइम पे ही वाज समथिंग एल्स. एम्बापे उस एरिया से सिर्फ 2-3 साल ही दूर है अभी और वो अभी टॉप 5 लीग्स में भी नहीं खेल रहा है. व्हेन ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू रियल मैड्रिड. एग्जैक्टली. हाँ. एक तो टॉप 5 लीग्स में अगर आप नहीं खेल रहे हो उस उम्र में, बीइंग द पोस्टर बॉय ऑफ फुटबॉल, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग रेड फ्लैग कि हम आपको क्यों हाइप दें. आपके गोल्स भी क्या मैटर करते हैं अब, क्योंकि दिमाग में परसेप्शन बनता है ना गोल्डन बूट के लिए भी, ये टॉप 5 लीग्स में तो है नहीं, इसके गोल क्या ही मैटर करते हैं. जस्ट लाइक वी से फॉर अल नसर एंड इंटर मायामी या फिर यू नो अपना एरिडीवीसी जो भी अपनी लीग है या फिर पोर्चुगल की जो लीग है, क्या कहते हैं पोर्चुगल की लीग को यार, डोंट नो मैं एकदम से याद नहीं आ एकदम से भूल रहा. गया, स्पॉट पर डाल दिया. बट एनीवे तो ये सब ना अगर आप इस उम्र में इस लेवल पे नहीं खेल रहे हो, इट इज अ बिग रेड फ्लैग एज आई सेड बिफोर. एंड पता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर हम लोग जनरली इस बारे में सोचें, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ एम्बापे स्कोर अ गोल अगेंस्ट अ बिग टीम? वी हैव टू गो बैक टू अपना अर्जेंटीना वर्ल्ड कप. उसके बाद से कोई बिग टीम के गोल मारा ही नहीं है.
बायर्न ही तो थी एक बिग बिकॉज टीम। यूसीएल में दे वर नॉट। हाँ, मारा नहीं गोल। हाँ तो आपका ऑलमोस्ट साल भर हो चुका है जिसमें आपने एक भी प्रॉपर गोल कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका, एकदम मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं है। एक साल होने वाला है उस चीज़ को। हालैंड का कुछ भी कह लो, उसने प्रीमियर लीग स्टार्ट काफ़ी अच्छी करी थी, गोल वोल भी उसने काफ़ी मारे, 8 गोल तो मार ही चुका है इधर वे, एंड प्रीमियर लीग में मारा है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू काउंट मोर देन व्हाट यू स्कोर इन द लीग 1। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ये बंदा हमारा पोस्टर बॉय फुटबॉल का, इसकी एक साल से कोई मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं आई, एंड ही सपोज टू आई थिंक मैजिकल तो चलो हम नहीं कह सकते, वो तो सब्जेक्ट है, मेमोरेबल। हाँ, मेमोरेबल में भी। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल कि जहाँ पे इस बंदे को ही शुड बी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड जहाँ पे ही शुड बी मेस्मराइजिंग पीपल, वहाँ पे बंदा ऐसी लीग में खेल रहा है जो कि टॉप 5 में भी नहीं आती। तो आई थिंक he only has himself to blame, भाई। मतलब डेफिनेटली watch out for 30th October जब he won't be in the top 3। हाँ, Who do you think top 3 में आएंगे अब इसके चलते हुए? We will do a predictions video जब टाइम आएगा। आई थिंक मेसी हालैंड तो हो गई। एक प्रॉब्लम ये है व्हाई आई थिंक कि शायद एम्बापे आ सकता है, इज बिकॉज डे ब्रुयने इज इंजर्ड। वरना डे ब्रुयने का केस बहुत तगड़ा बनता अगर वो सीजन भी उसी लेवल पे स्टार्ट करता। रॉड्री हो सकता है, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब हमने कोई डीएमएफ को बंदा आते हुए देखा था वहाँ पे? I mean he won the UEFA player of the हाँ, year। डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा काउंट करेगा उसका, बट आई डू थिंक आई विल बी काइंड ऑफ सरप्राइज अगर वो अल्टीमेटली टॉप 3 में आता है। Let's see, but I fully agree with this opinion and I think this is the last call। I hope कि रियल मैड्रिड भाई फैंस, तुम जैसे लोग बेवकूफ जो कि जागते नहीं है भाई, अपना मतलब बेइज्जती करवा के कहने को मैड्रिड फैंस हैं हम, जो है किसी की नहीं सुनते, हम सबको मतलब एकदम जूते की नोक पे रखते हैं, बट एक बच्चे के जूते की नोक पे नाच रहे हो 2 साल से। आई होप अब तो लेना भी मत भाई, राइट नाउ तो इट्स बेटर इफ यू गो फॉर हालैंड। बट एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन? नेक्स्ट इज मैनचेस्टर सिटी इज नॉट गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। ये एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन तो फॉर श्योर हो गए, बिकॉज पिछले 5-6 साल से इन्होंने मौकरी बना दी है लीग की। बट इज इट इवन वैलिड? पता है, आई थिंक कि बहुत थोड़ा सा मीट है इस आर्ग्यूमेंट में, पर बहुत थोड़ा सा। आई जनरली थिंक कि मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैनचेस्टर सिटी ऑन देयर डे इज बेटर देन एवरी टीम भाई। आई रिमेंबर हमने जो न्यूकासल वाला एक गेम देखा था, जो ये हारने से पहले वाला जब जीते हाँ, थे, जो 2-3-0 जब जीते थे, कुछ ऐसा ही कुछ 2-0 जीते थे, 2-0 जो पहले हाफ में ही 2 गोल मार दिए थे। हाँ, वो पहला हाफ जो ये लोग खेले थे भाई, वो क्या था? अगर आप वैसा खेलोगे ना, कोई टीम क्या ही कर लेगी। बॉल ही नहीं आ रही, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ। और उसमें डे ब्रुयना भी नहीं था, उसमें ग्रिलिश भी नहीं था, कुछ नहीं कर सकते तुम फिर भी। डोकू जैसे बंदे इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या ही बोले भाई। इफ दे आर एट देयर पीक, एट देयर लेवल बेस्ट, देयर इज नोबडी दैट कम्स इवन क्लोज, रिमोटली क्लोज। फॉरगेट द प्रीमियर लीग, इवन इन यूरोप। अगर वो वैसा जो हाफ उनने वैसा खेला था अपना, वैसा वो हर मैच खेले, आराम से यूसीएल जीतेंगे भाई। इवन बायर्न म्यूनिख डज नॉट कम क्लोज भाई। एंड जस्ट फॉर दी अपना व्यूअर्स मैं बता दूं कि क्या आर्ग्यूमेंट बनती है, वाई आई एम सेइंग कि थोड़ी सा मीट है इस आर्ग्यूमेंट में। दैट इज ओनली बिकॉज कि इस टाइम पे प्रीमियर लीग के लिए देर आर 2-3 टीम्स कंपीटिंग फॉर द टाइटल। टॉटनहम है अनबीटन इस टाइम पे लीग में, आर्सेनल विल ऑब्वियसली बी देयर, सिटी है, एंड इस टाइम पे आई नो यूनाइटेड नहीं है आई नो लिवरपूल इस टाइम पे शायद एकदम उस लेवल पे नहीं है, बट लिवरपूल इज दैट टीम जो कि कभी भी थ्रेटन कर सकती है आपको। एक्चुअली पॉइंट में प्रॉब्लम मुझे ये, विच इज व्हाई आई थिंक कि ये अल्टीमेटली गलत प्रूव होगा। आर्सेनल और टॉटनहम दोनों बॉटलर्स हैं भाई। हाँ, ट्रू। और हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि इनिशियली हिकअप्स आए थे सिटी के ऊपर, बट हाउ डिड दे एंड द सीजन? एग्जैक्टली। जस्ट वेट फॉर द गाइज टू कम बैक जो कि इंजर्ड है अभी, एंड फॉर देम टू गेट इनटू देयर ग्रूव। राइट। इट वोंट टेक लॉन्ग फॉर देम टू चेंज द टाइड, एंड जितनी क्वालिटी है उनके पास, यू वुड स्टिल हैव टू बैक देम टू विन द लीग। जो लोग सिटी के लिए मैं कह रहा हूँ, जो यूरोप में यूसीएल के लिए फेवरेट्स हो, वो अपने लीग के लिए कैसे फेवरेट्स नहीं होंगे यार। सो आई सी वेयर दिस ओपिनियन इज कमिंग फ्रॉम, बट देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज अनपॉपुलर। हाँ, राइट। जो 2 टीम्स का मेजर कंटेंडर्स बोल रहे हैं, सिटी मतलब लिवरपूल आई डोंट थिंक विल बी इन द टॉप टियर कंटेंशन। अगर आती है तो फुल क्रेडिट टू देम। चेल्सी, यूनाइटेड ऑफ कोर्स नहीं होने वाले। तो टॉप 6 में बचे कौन से अभी? टॉटनहम और आर्सेनल। मतलब न्यूकासल भी आई डोंट थिंक भाई, मतलब नहीं, वो तो नहीं, चांस ही नहीं है। हाँ। जो 2 बॉटलर्स हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बॉटल करेंगे आगे जाके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट ईयर हमने जितना बड़ा बॉटल जॉब देखा था आर्सेनल से, दे वर द फर्स्ट टीम जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेक्स्ट ईयर जो होता है सीजन का,
2022 से 2023 का जो था, तो 2023 के स्टार्टिंग में हाफ वे थ्रू द सीजन दे वर टॉप ऑफ द लीग। कोई भी टीम हिस्ट्री में कभी नहीं हारी थी प्रीमियर लीग अगर वो सीजन के पहले दिन पे, सॉरी साल के पहले दिन पे टॉप ऑफ द लीग हो, बट आर्सेनल हार गई। राइट, तो इतने बड़े बॉटलर्स अगर हैं सामने तो भाई यू हैव टू फैंसी। एग्जैक्टली। बट ठीक है, आई थिंक नॉट वेरी कंट्रोवर्शियल। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ओपिनियन? नेक्स्ट हमारा होने वाला है ईडन हजार्ड, जिसने अभी रिटायरमेंट ले लिया एट जस्ट एज ऑफ 32। इज द बिगेस्ट वेस्टेड पोटेंशियल प्लेयर, इवन मोर सो दैन नेमार। ये पता एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इसमें केस बन सकता है। एंड हियर मी आउट व्हाई। नेमार को तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, ही हैज अ यूसीएल, ही इज द ऑल टाइम टॉप स्कोरर फॉर ब्राजील, मोर देन पेले, still has a chance of winning a Copa America and a World Cup, has scored a lot of goals, a lot of assists, and is widely considered as the third best player of our generation. Definitely. Trophy stats, drama, dive मारना सब भूल जाओ, he has the streets. सबके अंदर एक generally accepted notion तो रहा है ये कि नेमार थर्ड बेस्ट प्लेयर जनरेशन का है। जब पोस्टर्स लगते हैं तो वो मेसी, नेमार, रोनाल्डो की लगते हैं। डेफिनेटली। तब लेवेंडोस्की नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, तब बेंजेमा नहीं आता, मॉड्रिच नहीं आता, चावी निएस्टा नहीं आते, नेमार ही आता है। हजार्ड इज नॉट इवन दैट भाई, एंड द टैलेंट दैट ही हैड वो लोग मतलब मेसी से भी कई लोग कंपेयर करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हजार्ड इज दैट गाय जो कि मेसी होता अगर वो अपनी जॉब सीरियसली नहीं लेता। वो तो हम नेमार के लिए भी कहते हैं। नहीं, आई थिंक नेमार को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स नॉट लाइक कि, क्योंकि जितना हमने इसके बारे में सुना है हजार्ड के बारे में, लाइक हिज टीममेट्स आल्सो से दिस कि वो ट्रेनिंग में भी ध्यान नहीं देता था। नेमार के साथ हम ये चीज़ नहीं कह सकते वो ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देता। पता है हजार्ड का एग्जांपल देख के रियलाइज होता है कि यू काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट नेमार अ लॉट। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि एज यू राइटली मेंशन्ड ये चीज़ लोग भूल जाते हैं जब नेमार को डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि आई नो वो अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया, बट इट्स नॉट लाइक ही वेस्टेड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अल्टीमेटली ही हैज़ अ यूसीएल, बैलन डॉर भी तो अब तो नहीं जीत सकता बट वर्ल्ड कप जीत सकता है, कोपा अमेरिका जीत सकता है, ब्राज़ील का टॉप स्कोरर है, इतने सारे गोल्स हैं, इतने असिस्ट हैं उसके पास। तो आई डू थिंक कि यहाँ पे हम नेमार को काफ़ी बार अंडररेट कर देते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। एंड हजार्ड की हम लोग बात करें तो क्या उखाड़ा है भाई बेल्जियम से? नहीं, बेल्जियम से क्या उखाड़ा है, एंड अल्टीमेटली चेल्सी में आपका, आई नो चेल्सी में आप काफ़ी अच्छे रहे थे, बट उसके बाद उसमें यूसीएल नहीं जीते उस टाइम पे, यूरोपा लीग जीते थे, उसके बाद आप मड्रिड आते हो। आई मीन वुड द मड्रिड यूसीएल काउंट? अच्छा हाँ, यूसीएल तो जीता है भाई, सॉरी। I mean you get what I mean obviously, of course. And मड्रिड में जो उसका स्टिंट रहता है, ये चीज़ तो उसने ऑफिशियली रिटायरमेंट लिया है। Horrendous. It's kind of a feeling like कि 3-4 साल से रिटायरमेंट ही था भाई उसका। Neymar did not finish this way. हाँ, definitely. In fact there are rumors कि वो अभी वो कर रहा है, वेट आउट कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस यूरोप में आ जाएगा। हो सकता है। So like you, और वही बात है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेमार की सीलिंग इतनी हाई थी कि हम फिर भी उसको कह रहे हैं कि वेस्टेड पोटेंशियल है, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा टॉप टियर ऑफ योर सीलिंग एज अपोज टू हाउ मच हैव यूटिलाइज्ड। तो दिस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस, एग्जैक्टली, फॉर नेमार इज इट लोअर देन ईडन हजार्ड, व्हिच वुड मीन कि ही इज अ बिगर वेस्टेड पोटेंशियल? दैट इज अ क्वेश्चनेबल क्वेश्चन। बट ईडन हजार्ड का भी भाई मतलब मे बी ऑफकोर्स नॉट at the level of the ceiling that Hazard had was not at the level of Neymar for sure, but जितना उसने हिट करा अपने सीलिंग का जितना पार्ट, वो नेमार से 10 गुना कम है भाई। नहीं, 10 गुना कम है, एंड आई थिंक यहीं पे वो चीज़ आती है कि कौन सा प्लेयर किस क्वालिटी का है। नेमार का आई स्टिल थिंक कि अगर वो बंदा एकदम सीरियसली खेलता विद प्रॉपर डेडिकेशन, आई जनरली थिंक दैट ही कुड हैव बीन बेटर देन मेसी एंड रोनाल्डो। नाउ ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। I mean, मेसी तो आई थिंक इट्स अ बिट फार फेच्ड भाई। Well, I don't know. I kind of feel that. And हजार्ड को लेके I just feel कि why I agree with this statement कि हजार्ड is a more bigger wasted potential player is because कि आप कितना भी डिफेंड कर लो इस चीज़ को, बट इतना लो नहीं गिरता हजार्ड। मतलब I would still say कि प्रीमियर लीग का पिछले 10 साल में ही is probably the best left winger of प्रीमियर लीग का। आई थिंक एक ही कंटेंशन में और आएगा, वो माने ही होगा, बट आई थिंक ही इज़ क्लियर। बट मैं स्टिल ये कहूँगा कि हजार्ड डेफिनेटली डिड नॉट रीच हिज पोटेंशियल। व्हाट अबाउट रोनाल्डो? 10 साल में थोड़ी है, पिछले आई मीन 24 आ गया भाई अब। 8 में क्या था? मेरे को भी होता है 14-15 साल हो गए भाई। आई मीन सेकंड स्टिंट
But तब वो center forward था। बट इधर वे आई थिंक सो कि जितना उसने अचीव किया उससे बहुत ज्यादा वो अचीव कर सकता था. नेमार हैज ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट, चाहे कितना भी कह लो. And he has a legacy. हाँ, ही हैज अ He लेगेसी. is in the hearts of the people. राइट. और यहाँ पे एक बंदा जो आएगा वो पोगबा आ सकता है कंटेंशन में, बट दैट इज अनदर डिबेट. वो भी बेचारे के साथ क्या ही करा उसने, तो अपना करियर रुइन ही कर लिया. बट आई थिंक हाँ यार, दिस हैज सम मेरिट. आई थिंक I'd be open to accepting the fact that Hazard is possibly the biggest wasted potential. Same. But what about the last opinion of the podcast? सबसे कंट्रोवर्शियल, मतलब सेकंड सबसे कंट्रोवर्शियल, हाँ. which is कि Ronaldo playing the 2026 World Cup is going to ruin Portugal's chances. It is a liability for Portugal. हाँ. What do you feel as a Ronaldo fan? Exactly. Now I'm going to tell you कि logically इसका आंसर क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग. The thing is, पहली बात तो आपको थोड़ा sort of न्यूज़ बता देता हूँ. वो ये है कि रोनाल्डो जो है वो अल नसर के साथ अभी बिफोर कमिंग टू द इंटरनेशनल ड्यूटी वो बोल के गया है कि ही काइंड ऑफ वांट्स टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट. 2027 की बिगनिंग तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, विच मीन्स दैट ही विल प्ले द 2026 वर्ल्ड कप एंड देन वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा अपना. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँ इसमें. तुम नोटिस करना जितने भी मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा है ना, कैसे रिपोर्ट करा है, क्या लिखा है. बेसिकली रोनाल्डो इज प्लानिंग टू सी ऑफ मेसी. हाँ. उसका क्या मतलब है? राइट. Apparently Messi is also planning to play till 2027. राइट. तो are they both planning on playing the World वन Cup? लास्ट डांस, हम लोग वन लास्ट डांस ही करते जाएंगे, हर दिन होगा. लास्ट टाइम सोच रहे थे पिछले साल कि ये फॉर श्योर लास्ट टाइम है. राइट. एंड भाई लो एंड बिहोल्ड, नहीं, 4 years later they are still back. एंड ये जो मैचेस हो रहे हैं इनके, कभी अल नसर इंटर मियामी का, ये भी मतलब हम लोग वन लास्ट डांस करते ही रह जाएंगे और ये हर साल होता ही जाएगा. वो अभी जो लास्ट टाइम अपना क्या वो था, वो ऑल स्टार सऊदी रियाद कप जो था, रियाद कप मेसी, उसमें जब वो गले भी मिल रहे थे और दोनों ने अपनी पोस्ट भी डाल दिया था, मेसी ने स्टोरी भी डाल दी थी. तो इट काइंड ऑफ डिड फील लाइक ये फाइनल गुड बाय है. राइट. बट भाई पैसा इतना है फुटबॉल में कि लोग पूरी कायनात मिला देंगे भाई दोनों खिलाने में. एग्जैक्टली. बट यही न्यूज़ है कि वो अल्टीमेटली 2026 वर्ल्ड कप खेलने वाला है, देन 2027 में वो वर्ल्ड कप खेलने गया तो रिटायरमेंट ले लेगा. नाउ दिस मीन्स कि रोनाल्डो 41 की एज में अपना वर्ल्ड कप खेलने वाला है. एंड द थिंग इज, मैं क्या कहने वाला हूँ इसमें, मेरी जो वर्डिक्ट होगी इसके अकॉर्डिंग वो ये होगी, अगर वो यूरो खेलता है अगले साल एंड ही हैज़ अ गुड यूरो, विच ही विल प्ले फॉर श्योर. हाँ, यूरो तो खेल रहा है, वो पक्का है डेफिनेटली. अगर वो यूरो उसका अच्छा जाता है देन ओनली ही कैन प्ले गोइंग फॉरवर्ड अपना पोर्चुगल के लिए आगे जाके. अगर यूरो अच्छा नहीं जाता, आई वुड से अगर ओकेश भी जाता है, देन देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर हिम टू प्ले इन द 2026 वर्ल्ड कप. भाई मूव ऑन, क्योंकि एज अ कंट्री इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो. आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर एज वेल. देयर आर प्लेयर्स वेटिंग. गोंसालो रामोस आप कितना भी कह लो, पर वो वेट कर रहा है ना इस टाइम पे. एंड यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ही हैज परफॉर्म्ड व्हेनेवर. नहीं, हाँ, परफॉर्म करा है उसने, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड सो आई थिंक कि अगर उसका यूरो अच्छा नहीं जाता, अबव एवरेज नहीं जाता, अबव एक्सपेक्टेड नहीं जाता, then I don't think that he should play. What the is 2026 above World Cup. average for Ronaldo in the Euros next year? Define it in terms of goal contributions. Or because he is playing as centre forward, maybe goals, I think, including penalties. yeah, probably I would say it's hard on Ronaldo. जितने गेम्स खेले हैं उससे एक कम गोल. 5 गोल. कितने लीग गेम्स होंगे? 3 लीग गेम्स होंगे एंड देन 3 अपने ऊपर के होंगे. 6. Last time he had 5 goals, right? हाँ, आई थिंक 6 में अगर 5 गोल्स आ रहे हैं तो देन ही कैन प्ले. अगर 6 में नहीं आ रहे 5 Yeah, I think but that is also a very far-fetched statement because अगर 6 मैच में 5 गोल मार दिए 2024 में, बट उसके बाद 1 साल तक 2025 तक उसने कुछ भी नहीं करा, तो वुड यू स्टिल? नहीं, ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है मेरा जो स्टेटमेंट का, अगर यूरो में परफॉर्म कर दिया तो फिर अगले 2 साल कुछ भी करो, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू कंटिन्यू दैट. राइट. मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज जस्ट कि आपको एक प्रूफ मिल गया कि ही इज स्टिल देयर. एकदम हाईएस्ट लेवल पे आपने परफॉर्म कर दिया. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रूविंग योर वर्थ फॉर द 2026 वर्ल्ड कप. एंड आई नो कि हम वी आर यूजिंग वर्ड्स लाइक प्रूविंग योर वर्थ फॉर रोनाल्डो, व्हिच इज नॉट फेयर. होगा यार, बट इट इज इनएविटेबल. बी रियल, इट इज इनएविटेबल. नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट ही हैज डन ओवर द इयर्स, इट्स जस्ट अबाउट कि एज वो है 41 की एज में. द 41-year-old Ronaldo has to prove his worth as against to a 25-year-old Gonçalo in a young and talented Portugal squad, जहां पे टैलेंट्स भर भर के आ रहे हैं, which is genuinely the favorites in the tournament. राइट.
तो आई डू थिंक, एंड यहाँ पे नो ऑफेंस टू एनी रोनाल्डो फैन, वी ऑल नो वॉट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री एंड आई एम अ वेरी बिग रोनाल्डो फैन, बट द थिंग इज कि फुटबॉल गोज ऑन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अभी रोनाल्डो है, 2 साल बाद मेसी होगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज गाइज. आगे फुटबॉल गोज ऑन, स्पोर्ट गोज ऑन, आगे और फ्यूचर जनरेशंस आएंगी. कंट्री को भी आगे बढ़ना है, कभी ना कभी मूव ऑन करना ही करना पड़ेगा. And you know, this is where I was always kind of awaiting this day, not in a good way, कि I knew that this is how it would end eventually. Where Ronaldo would maybe have to leave in a sadder way, because his way of contributing in the past few years has been scoring goals, right? Messi can be adjusted in a team much more seamlessly because he contributes in more ways, which is why you see कि अर्जेंटीना इतनी eager है अभी भी उसको खिलाने के लिए. इंजरी इश्यूज आ रहे हैं उसके, अब शुरू हो रहे हैं वो चीज़ उसकी. एंड स्कैलोनी इज स्टिल हेल बेंट कि भाई मेसी को खिलाना ही खिलाना है. हेक हु नोज, मेसी हाँ कहता तो डिमारिया भी कह रहा मैं खेलना. वो तो यू नेवर नो. वो तो हाँ. बट पता है, स्टिकिंग जस्ट टू रोनाल्डो, in my opinion, I don't think he should play the next World Cup. Because why? As a Ronaldo fan, if you get one more dream about winning the by very frankly speaking, I don't think that he would be able to play. In what sense? He would not be that sharp. He would not be up to that level. अगर रोनाल्डो अपने बेस्ट फॉर्म में भी है ना, तो भी the only way he makes into that squad is if he quenches तो गलत word है, मतलब mellows down his ego and decides to be a bench player, an impact player. मतलब अगर वो अपने प्रॉपर लेवल पे है, या मुझे लगता है 41-year-old रोनाल्डो अपने प्रॉपर लेवल पे होना would not be like what he was when he was 30. नहीं वो तो obviously, तभी तो like in the last World Cup itself we saw how he was struggling. नहीं, that's why I'm saying कि at the age of 41 he would not be that sharp. ना अगर आप, which means he should not probably play 90 minutes in every game. यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि and this is how the situation is. यहाँ पे I'm comparing a 41-year Ronaldo to some 24-year-old striker. I'm not saying कि 41-year-old के standards के हिसाब से वो टॉप पे है तो let's play him. Exactly. क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है फिर आपकी टीम का. You can be the best 41-year-old but वो 24 साल का घोड़ा है. हाँ exactly. अभी उसकी मसल्स पूरी अपनी वो है, डेवलप्ड है पूरी अच्छे से, पीक पे वो. सो वो आपको देखना पड़ेगा फॉर श्योर. और वो वहाँ पे टीम को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर वही वो प्रेसिंग वाली ड्रामे शुरू हो जाएंगे कि ये नहीं करता वो नहीं करता, वो अननेसेसरी. आई थिंक ईदर वे वो उस चक्कर में फंस गया ना अगर बाय चांस, तो इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स फॉर हिम, फॉर हिज लेगेसी इन पोर्चुगल. सो व्हाट डू यू थिंक रियलिस्टिकली, बिकॉज आई थिंक जो ये ओपिनियन है बेसिकली टू सम इट अप कि वो लाइबिलिटी होगा टू पोर्चुगल अगर वो खेलता है, आई थिंक इस बात का सच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज अपोज्ड टू गलत होने का. मेरा पॉइंट ये होगा, going by his attitude, going by what we have seen over the years, first of all, I don't think that he will be able to play the 2026 World Cup. I mean, why do you say he won't be able to play? उस लेवल पे ही नहीं है. I don't even think if he plays for 30 minutes. नहीं, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था आगे जाके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा हूँ कि I don't think he would be able to play that much. Second, like able to play 90 minutes in every game. मतलब आई वुड, हाँ 90 मिनट्स एंड वो लेवल पे कंट्रीब्यूट करना, उन दोनों चीज़ पे मैं कह रहा हूँ क्वालिटी वाइज. आई थिंक 90 मिनट्स में तो उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करना हमने पिछले वर्ल्ड कप में देख लिया, वो नहीं हो रहा था. एंड कोई कितना भी ऑफेंड हो, लेकिन ये बात सच है भाई. कभी ना अपने आप को आईने में देख के सच दिखो क्या था. एंड सेकेंडली आई वुड से कि अगर कोई चांस है खेलने का, देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट अ बेंच रोल. एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि 41 ईयर्स की एज में ही वुड ऑल्सो बी दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ही नोज. ज़्लाटन ने भी एक्सेप्ट कर लिया. हाँ, मतलब दैट ही नोज कि ऑब्वियसली ही विल नॉट स्टार्ट एंड ऑब्वियसली देयर विल बी गेम्स यहाँ पे उसे पूरा मैच बैठना पड़ेगा. बट डज दैट मीन दैट ही वुड हैव टू मेक पीस विद समवन एल्सेस लीडरशिप लाइक ब्रूनो फर्नांडिस? मे बी ही वोंट बी द कैप्टन. हाँ करना पड़ेगा. बट वही चीज़ है कि आई थिंक विद एज होता है, हर प्लेयर के साथ होता है. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई क्वेश्चन इज कि क्या पोर्चुगल का ड्रेसिंग रूम चाहता है कि वो इतना टाइम तक खेले? आई नो ये चीज़ पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे लोग, बिकॉज पब्लिकली तो लोग यही बोलेंगे वी आर डूइंग इट फॉर रोनाल्डो. बट आई कांट हेल्प बट लुक एट दोज रील्स यहाँ पे. द साइंस आर प्रीटी क्लियर भाई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइक जस्ट टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, फॉर मेसी वो इंजर्ड भी होगा ना तो भी टीम कहेगी तू खेल आगे, तू मत भाग भाई, हम भागेंगे, तू बस पास निकाल दे. ये पता है मेरा पॉइंट ये रोनाल्डो के लिए वो नहीं है. मेरा पॉइंट ये कि बाय द टाइम 2026 वर्ल्ड कप राइज ना, दिस सिचुएशन माइट एज वेल चेंज फॉर मेसी एज वेल. हाँ, बट मेसी का होगा कि चेंज हो भी रहा है सिचुएशन, तो वो मेसी खुद बोलेगा मेरे को नहीं खेलना, टीम तैयार है खिलाने के लिए. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. ओके, इवन इफ इट मीन्स प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. आई थिंक स्कैलोनी इज हेल बेंट एट दिस मोमेंट
कि उसको भाई मायामी के लिए वो इंजर्ड है और वहां पे अर्जेंटीना के लिए बुला कॉल अप लिया, आ रहे हैं, right, क्या right. चल रहा है भाई ये? वो बोलिविया वाला मैच खेलना नहीं था तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना के लिया है, तो दे आर हेल बेंट कि इसको रखना है इन Right. सम कैपेसिटी, ठीक है. फॉर रोनाल्डो आई थिंक द मैनेजर, फर्स्टली मैनेजर का अटैचमेंट उतना नहीं है बिकॉज नया मैनेजर है, और द टीम इटसेल्फ दे आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट राइट. फिगर, और वो रिस्पेक्ट कमांड करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी सपोर्टेड बाय प्लेयर्स व्हेन यू आर नॉट एट योर बेस्ट. मेसी हैज दैट सपोर्ट. मुझे ऐसा लगता है कि इफ ही एंड्स अप एक्सेप्टिंग दैट बेंच रोल तो ईदर वे he'll kind of gain some respect amongst all his teammates. क्योंकि a player that big, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स तो इनमें ऐसे हैं जिनने बड़े होते हुए देखा है रोनाल्डो को. कितना भी कह लो, हर प्लेयर को पता है रोनाल्डो का स्टैचर क्या है, एंड ही इज probably 100 times the player that any other player is at Portugal. तो if he accepts that bench role, I do think that he will command respect. But अगर ये चीज़ पे वो नहीं होता, एंड विच इज़ वाई से कि अगर ये चीज़ नहीं माननी है तो भाई देन जस्ट रिटायर, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट आप वापस उस झमेले में पड़ो, वापस अपनी इज्जत नीचे करो, वापस पोर्चुगल मीडिया आपको बैश डाले. हाँ कि आपके तो अपनों नहीं, आपको चाकू घोप दिया. राइट. तो आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल एंडिंग फॉर रोनाल्डोज करियर इज ऑब्वियसली विन द यूरोस. आगे परफॉर्म कर रहा है देन कंटिन्यू, बट विद ऑल ऑनेस्टी आई डोंट थिंक कि 2026 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो इज गोइंग टू पार्टिसिपेट in any capacity. Although in saying that, I think Ronaldo will leave no stone unturned if he has made his mind. वो पागल होगा, वो जान लगा देगा अपनी. अगर वो आज तक करियर में हर दिन मान लो 4 घंटे जिम करता आ रहा है, तब वो 8 घंटे करेगा. आखिरी 2 साल. मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वो उतना पागलपन कोई ला सकता तो रोनाल्डो ला सकता, और कोई प्लेयर करेगा ही नहीं, इतना ट्राई नहीं करेगा. बट वही बात है कि एट दैट एज आप जितना भी ट्राई कर लो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टेप बिहाइंड द यंगस्टर्स. रोनाल्डो ने खुद चीज एक्सेप्ट भी करी थी पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में कि ऑफ कोर्स आई एम नॉट द प्लेयर आई वाज व्हेन आई वाज 25. राइट. बट वही बात है यार, आई थिंक the sooner you accept the reality the better it is, and then you can work towards changing it. Exactly. तो now as things stand right now, ये जो स्टेटमेंट है कि 2026 वर्ल्ड कप में he'll probably be more of a liability for the team, I do think that's true. क्योंकि more chance of becoming हाँ right, a true statement, right? But you never know. But on that note, on that hopeful note, let's end the podcast. Hope सबको पसंद आया होगा. Please make sure to like it before leaving, and चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना करा हो. और जो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट वीडियो होनी चाहिए इन आवर ओपिनियन, जो कि आपको व्यू करनी चाहिए, वो मोहित बताएगा भाई. वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो ये भी आप देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो. बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में.